बिल्कुल लेमैन जिसको कुछ नहीं कुछ पता, नॉलेज ही नहीं है, उसने सिर्फ पर्चियां पिक करी और वो करा। हाँ। उन स्टॉक्स को 10 साल तक ट्रैक किया गया। तोते वाले स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए। अरे बाप रे, एनालिस्ट के स्टॉक्स इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए कि दूसरे की मर्सिडीज देख के कभी आप अपनी साइकिल नहीं तोड़ सकते। अगर मुझे 10 करोड़ 50 करोड़ या 100 करोड़ की फाइनल वेल्थ क्रिएट करनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं चाहे तो, ये करीब 22-23 करोड़ रुपए बन जाते हैं। बाप रे। 15,000 रुपीज इन्वेस्टेड पर मंथ, मतलब हर महीने 15,000 रुपए इन्वेस्ट करे जाएं, उसमें 15% अगर रिटर्न मिलता है और 15 साल तक वो इन्वेस्ट किए जाते हैं, तो ये तो बन जाते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कहना कि स्टॉक मार्केट इज एक दरवाजे की तरह है, हाँ। जिसपे एक ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी हर बार चेंज हो जाएगी। जब भी किसी को मिल जाएगी तो ताला चेंज कर देंगे। Worst day on Wall Street since the crash of 1987. The Dow traders are standing there watching in amazement. I don't blame them. 15 पे कैप लगा दिया। 15 पे कैप लगा दिया। 15,000 आपको डालना है, आपके वॉलेट पे लोड भी नहीं। इनकम चाहे कुछ भी होती रहे। 35 इयर्स तक ये कैलकुलेशन लेते हैं क्योंकि रिटायर होगा, 60 को रिटायर होगा। 60 पे रिटायर होगा। हाँ। 35 साल के बाद आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं चाहे तो, ये करीब करोड़ रुपए बन जाते हैं। बाप रे। ये एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ये कॉमन लोग नहीं जानते कि यही वो शॉर्ट रास्ता है जो कि कोई सपना नहीं है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। क्या एक आम इंसान अपने रिटायरमेंट तक 100 करोड़ रुपए कमा सकता है? एब्सोल्युटली यस, और बहुत ही सिंपल मैथ्स है और हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। आपको कोई स्पेशल इंसान होने की जरूरत नहीं है, लाखों में से कोई एक, बल्कि 99% लोग कमा सकते हैं और मैथ्स कभी भी झूठ नहीं बोलता। लेकिन हम सभी इंडियंस 3 बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से गवा दे रहे हैं। और इसीलिए आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं 100 करोड़ माइंडसेट और एक्शन की। और मेरे साथ है एक ऐसे इंसान जो सिर्फ सक्सेस पर रिसर्च ही नहीं करते बल्कि उसका ब्लूप्रिंट भी बनाते हैं। राघव कुमार फाउंडर है राघव रिसर्च सर्विसेज LLP के, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट फर्म जो इंडिया के माइक्रो कैप और SME स्पेस में अगले मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए जाने जाती है। राघव जी MBA इन फाइनेंस है, सिर्फ एक इन्वेस्टर नहीं बल्कि एक एडुकेटर भी है। उनका विजन एकदम क्लियर है, भारत के इन्वेस्टर्स को एम्पावर करना विथ डीप रिसर्च बैक्ड इनसाइट्स। उनका कंटेंट YouTube पर उन लाखों लोगों तक पहुंचता है जो लॉन्ग टर्म की सोच रखते हैं और वेल्थ को सीरियसली लेते हैं। राघव जी मैक्रो इकोनॉमिक्स के ट्रेंड्स, बिजनेस स्केल और डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग के भी मास्टर है। आज के इस एपिसोड में माइंडसेट की बात होगी। यहां पर सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि रियल फ्रेमवर्क्स मिलेंगे जो 100 करोड़ तक ले जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। सो आज के तारीख में जो फाइनेंस इंडस्ट्री है, इसमें बहुत बड़े बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, सपने बेचे जा रहे हैं और ऐसा दिखाया जा रहा है कि पैसा कमाना तो चुटकी बजाने का काम है, राइट? और इसीलिए आपको भी पता है कि सेबी ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस डाले। जी। इनफैक्ट हर किसी के कॉल पे बड़े बड़े जो कॉलर ट्यून्स आते थे जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड से बचो 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 बोल के गवर्नमेंट बार बार हैमर कर रही थी। जी। तो देखा जाए ना तो ये पैसे कमाने को लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शंस लोगों में फैला हुआ है और काफ़ी इसका क्रेडिट जाता है क्रिएटर्स को, न्यूज़ को, वगैरह वगैरह, लैक ऑफ एजुकेशन लोगों का। अब पैसे कमाने के 2 तरीके, एक ये है कि आप एक ऐसा तरीका है जो प्रैक्टिकल है और 100% वेल्थ कमा के देगा, और एक ऐसा तरीका है जो देखने में ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा पैसे कमा के देगा, लेकिन 0.001% चांस है कि आप पैसे कमा पाओगे। तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होना चाहिए सर, वो बिल्कुल इसी मुद्दे पे होना चाहिए कि हर एक भारतवासी तक ये मैसेज पहुंचे कि आपको सही रास्ता चुनना है वेल्थ क्रिएट करने का, पैसा कमाने का, जो 100% प्रैक्टिकली आपको पैसा कमा के ही देगा। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हाउ वुड यू लाइक टू स्टार्ट? गौरव जी, सबसे पहले आपको और आपके सभी व्यूअर्स को नमस्कार। दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आपने कहा कि आज की डेट में जो वो 0.001% है, सारा फोकस उसी पे है। उसी चीज़ को ग्लोरीफाई करके हम आगे बेचते हैं कि किसी तरीके से ओवरनाइट रिचेस हम अचीव कर सकें। फाइनली हम सबको एक अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए, एक अच्छी लग्जूरियस लाइफ चाहिए, बट उसको जिस तरीके से ग्लोरीफाई करके बेचा जाता है, तो उसमें जो प्रैक्टिकल तरीका है जिसपे ज़्यादातर लोग चल सकते हैं, सिर्फ उस 0.001% के अलावा भी जो कॉमन मैन है उस पर चल सकते हैं, वो उस रास्ते को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हेयर वुड बी अ माइंडसेट शिफ्ट। ओके, सो ये माइंडसेट शिफ्ट जो है, मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, राइट? बिकॉज ऑफ कोर्स सिर्फ माइंडसेट चेंज होने से तो कुछ नहीं होगा। माइंडसेट हो सकता है कि एक फर्स्ट स्टेप है, क्योंकि अगर आपको लगता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है, कि इसका कोई तरीका है,
तो मतलब आप उस पाथ को कभी परस्यू ही नहीं करोगे। अगर आपको रास्ता दिखता ही नहीं है, विजन ही नहीं दिख रहा, तो आप उसको कभी परस्यू नहीं करोगे। सो क्या आप डिटेल में थोड़ा बता सकते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट शिफ्ट आर यू रेफरिंग टू? सबसे पहले तो यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग कि इट इज पॉसिबल। सपोज आपने अपने लिए कोई भी एम रखा, यू कीप अ एम ऑफ 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। आपकी आज की रियलिटी के हिसाब से ये कितना भी अनरियलिस्टिक लग सकता है आपको, बट इट डजेंट मैटर। आपको किसी को ये एम समझाना नहीं है, किसी को जस्टिफाई नहीं करना, दिस इज फॉर योर सेल्फ। हाँ, तो आपका ये अनरियलिस्टिक एम हो सकता है, इट्स ओके, लेकिन आपका जो तरीका होगा इसको अचीव करने के लिए, दैट हैज टू बी 100% रियलिस्टिक एंड 100% प्रैक्टिकल। राइट। अगर उसमें आप अनरियलिस्टिक हो गए या इस तरह की ड्रीम सेलिंग पे चले गए, यू लूज योर वे, फिर आप भटक जाओगे और आप किसी भी तरीके से इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ कॉमन मैन के लिए सबसे इजीली अवेलेबल और सबसे पॉपुलर जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स, ज़्यादातर सभी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब म्यूचुअल फंड्स में जो यूनिक अकाउंट्स बने हुए, यूनिक अकाउंट्स का मतलब होता है कि एक आदमी का कई जगह म्यूचुअल फंड में अकाउंट हो सकता है। हाँ। तो वो पैन नंबर से ट्रैक होता है कि अगर एक पैन नंबर को एक ही बार अगर हम काउंट करें तो वो यूनिक अकाउंट कहलाता है। हाँ। करीब 5.25 करोड़ के आसपास यूनिक अकाउंट्स हैं म्यूचुअल फंड्स में। करीब 18 साढ़े 18 करोड़ अकाउंट्स हैं डीमैट अकाउंट, जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। हाँ। लेकिन ड्रीम 11 पे करीब 22.5 करोड़ अकाउंट्स हैं, रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। 10 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स हैं बाकी बेटिंग साइट्स जहां पे रमी खिलाई जाती है, ये लूडो खिलाया जाता है। ये तो सबसे बड़ा बिजनेस है आज के तारीख में। सबसे बड़ा बिजनेस, यानी कि हमारे कंपनी एक साल में करोड़ों की, हजारों करोड़ की कंपनी बन जाती है। मतलब हमारे पास पैसे हैं, हाँ। बट इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है। हाँ। हमारे पास ये पैसे बेटिंग के लिए हैं। तो अगर हम अपने एम को चाहे जो भी रखें, बट रियलिस्टिक अप्रोच उसके लिए रखें कि कहाँ से इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है, तो हम पेशेंस, डिसिप्लिन और जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं इसके लिए, उस माइंडसेट से शुरुआत कर सकते हैं। सो सर, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो गेट रिच क्विक वाला जो माइंडसेट है, ये लोगों में मतलब काफी ज्यादा, कहीं ना कहीं चाहे लोग कितना भी इसको ऑन फेस इसको डिसएग्री करे कि नहीं भाई मैं तो ऐसे नहीं सोच रखता, बट लोगों में कहीं ना कहीं ये नीड है कि उनको कहीं ना कहीं गेट रिच क्विक, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये सारे इतने सारे जो एप्स है, ये इतने बड़े बड़े अपने यूजर बेसिस लेके नहीं बैठे होते। तो बेसिकली अगर ये जो पैसा जो यहाँ पे डाल रहे हैं, इट इज जस्ट लाइक लॉटरी, मतलब एक लॉटरी जीतने के जैसा, मे बी थोड़ा ज़्यादा आपके ऑड्स होंगे। तो अगर वो पैसे को हम सही तरीके से कैसे ना कैसे करके यूज़ करें, तो क्या लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। एंड बाय लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन आई एम मीनिंग कि देखिए सर, आज के टाइम पे एक कॉमन इंसान है, उसका सपना ये होता है कि उसकी रिटायरमेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से गुजरे, क्योंकि वो ज़िंदगी भर मेहनत कर रहा है और अल्टीमेटली रिटायरमेंट तो उसको पीसफुल मिले, वो 2-4 जगह घूमे, उसके खाने पीने का इंतज़ाम एक अच्छे लेवल पे हो जाए। अब इंसान स्टार्ट करता है, उसकी सैलरी समझ लीजिए 20,000 25,000 रुपये है, 20 साल की उम्र से, 21 साल की उम्र से वो स्टार्ट करता है। तो क्या आपको लगता है एक ऐसे एवरेज इंडियन के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि फाइनली जब वो रिटायर होता है तो उतना एक्वायर कर पाना पॉसिबल है उसके रिटायरमेंट के लिए, या फिर अगर वो ज्यादा एम्बिशियस होता है तो क्या वो 100 करोड़ तक पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है, और इस चीज़ को मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये चीज़ पॉसिबल है। इट इज़ नॉट कि आप किसी ड्रीम वर्ल्ड में जी रहे हैं। और मैथ्स झूठ नहीं बोलता। मैथ्स झूठ नहीं बोलता, बट इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। जैसा कि आपने कहा कि अगर कोई अभी कमाना शुरू कर रहे हैं 20,000 या 50,000 रुपीज़ वो कमाते हैं, वट एवर एक्स अमाउंट ऑफ इनकम उनकी है, कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखिए। सबसे पहली चीज़, डोंट स्पेंड ऑन थिंग्स जो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आपकी इनकम कितनी भी हो सकती है, आप कम कमा सकते हैं, ज़्यादा कमा सकते हैं, सेव समथिंग। इस बात का बहाना बिल्कुल मत लगाइए कि मेरी इनकम कम है। आप चाहे अपनी इनकम का 5% सेव करें, चाहे 10% सेव करें, अपनी इनकम के हिसाब से कितना भी सेव करें। ये जो छोटी छोटी सेविंग्स हैं, ये आपको आपकी फाइनेंशियल ग्रेटनेस, आपके हिसाब से जो भी फाइनेंशियल ग्रेटनेस आप अचीव कर सकते हैं, उसके पाथ पे सेट इन कर देंगी। ओके, सो सर, माइंडसेट लेवल पर हमने बात किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पर आएंगे, क्योंकि आज हमारा गोल ये है कि हम व्यूअर्स जो काफ़ी सारे यंग है, उनको हम एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट दे, ऐसा ब्लूप्रिंट जो पूरा का पूरा, मतलब ड्रीम सेलिंग है ही नहीं, वो प्रैक्टिकल है। मतलब आप यूज करोगे, गारंटीड आपको रिजल्ट मिलेगा ही, राइट। वो चीज़ हमें आज लोगों तक पहुंचाना है। बट उससे पहले हम माइंडसेट पे थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। सो ये जो वेल्थ क्रिएशन वाला माइंडसेट है,
वर्सेस जो आज कॉमन इंसान का माइंडसेट है, उसमें क्या डिफरेंस है? आप क्या वो पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो ताकि हम एक बेस बना ले पहले? गौरव जी, सबसे बड़ा डिफरेंस जो है, अगर आप देखेंगे जितनी भी चीज़ों का एडवर्टाइज किया जाता है तो उसको एक पैसिव इनकम को बहुत ज़्यादा आजकल पॉपुलराइज किया जाता है। हाँ। कि आप ये कर लो तो पैसिव इनकम क्रिएट हो जाएगी। उस पैसिव इनकम से मेरे ख्याल से आप शायद कोई गाड़ी खरीद सकते हो, या आप कहीं छुट्टियों पे घूमने जा सकते हो, कोई किराया दे सकते हो। इनकम के बारे में अगर हम इतनी सी बात समझ जाएं कि इनकम सिर्फ और सिर्फ काम करके ही हासिल हो सकती है। हाँ। इनकम का मतलब ये है कि मैं काम करता हूँ, उसके बदले में जो मुझे पैसे मिलते हैं, दैट इज़ इनकम। हाँ। अगर मुझे 10 करोड़ 50 करोड़ या 100 करोड़ की फाइनल वेल्थ क्रिएट करनी है या फाइनल लेवल अचीव करना है, वो सिर्फ और सिर्फ वेल्थ क्रिएशन से होता है। और वेल्थ क्रिएशन कभी भी एक्टिव नहीं होता। ओके। वेल्थ क्रिएशन इज ऑलवेज पैसिव। पैसिव। आप जो इनकम कमाते हैं उसको आप सही एवेन्यूज में अगर इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग में भी डिफरेंस समझना पड़ेगा। हाँ। सेविंग इज कि आपने एफडी में पैसा रख दिया, अकाउंट में पैसा रख दिया, या फिर आपने अपने घर में कुछ पैसे रख दिए, दैट इज सेविंग, जो आपके जरूरत पड़ने पे आपके काम आ सकता है। बट इन्वेस्टिंग इज जब आपने उस पैसे को काम पे लगाया। वो पैसा आपने किसी भी एप्रिशिएटिंग एसेट में इन्वेस्ट करा, किसी एक पर्टिकुलर रेट पे वो पैसा धीरे धीरे ग्रो करता है। तो जब इस डिफरेंस को हम समझेंगे, देन वी विल एक्वायर द राइट माइंडसेट। राइट माइंडसेट के बाद वी विल एक्वायर, और वी विल ट्राई, कम से कम कोशिश करेंगे कि राइट स्किल्स को भी एक्वायर कर सकें और इस वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे आगे बढ़ सकें। तो सर, जस्ट ये डिफरेंस को मैं पैराफ्रेज अगर करूं ताकि लोगों को ये हाईलाइट हो जाए एक और एक बार, कि बेसिकली आपका जो इनकम होता है वो हमेशा एक्टिव होता है, मतलब आपको उसमें इन्वॉल्व होना ही है। आपको सो involve देयर होना इज ही है। नो सच थिंग एज पैसिव इनकम। मतलब आप पैसिव इनकम उसको बोल सकते हो कि मे बी आप अपना समझो 2 घंटे का समय दे रहे हो तो आपका एक पैसिव इनकम आ रहा है, या आप आधे घंटे का समय दे रहे हो बट यू आर एक्टिवली इन्वॉल्व ओवर देयर। जी, राइट। जैसे अगर मैं इसको थोड़ा सा और इलाबोरेट करूं, हमने बात करी अभी कि जो लोग शुरुआत करते हैं या जो लोग इनकम जिनकी 20,000 वॉट एवर एक सैलरी होती है, कई लोग इस चीज़ को भी फील करते हैं कि मेरी जो भी सैलरी है, मेरी जो भी इनकम है, वो शायद यहीं रहेगी कहीं, उसमें जो भी इंक्रीमेंट्स होंगे या जो भी इंक्रीज होगा वो बहुत ज़्यादा शायद नहीं हो सकता, जितना भी मेरा स्किल सेट है या जिस इंडस्ट्री में भी या जिस सेक्टर में भी काम करता हूँ मैं। अब ऐसे में हम एक डेडलॉक एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मैं किस तरीके से इस फाइनेंशियल बैरियर को ब्रेक करूं कि इससे आगे बढ़ सकूं और किस तरीके से मैं भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकूं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो पैसे सेव करते हैं, अगर आप उसे इन्वेस्ट करते हैं, धीरे धीरे वो इन्वेस्टमेंट्स जिस स्पीड से आपकी इनकम ग्रो करेगी या जिस स्पीड से भी आप ग्रो करते हैं, आपकी जो भी इनकम होती है, जो भी सैलरी आपको मिलती है, धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट्स भी उसी स्पीड से या उसी रेट से अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। ओके। अगर आप लॉन्ग टर्म में इस वेल्थ क्रिएशन पे या इस तरह की इन्वेस्टिंग पे चलते हैं, फाइनली आप अपने पैरेलल एक पिलर खड़ा कर देंगे, एक फाइनेंशियल पिलर खड़ा कर देंगे जो अब आपकी स्पीड से ही ग्रो कर रहा है। अच्छा। अभी तक तो आप अकेले कमा रहे थे, आप अब भी अकेले ही कमा रहे हैं, आप जो भी स्पेंड कर रहे हैं वो सिर्फ अकेले ही कर रहे हैं। बट दूसरा पिलर जो आपने क्रिएट किया है, दैट इज वेल्थ क्रिएशन पिलर। ओके। वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता जाएगा, वो धीरे धीरे कंपाउंड करता जाएगा। और जैसे कि वॉरेन बफेट जी ने भी कहा है कि कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। सो जिस तरीके से कंपाउंड करेगा, ये एक पॉइंट पे आपको भी ओवरटेक कर जाएगा, आप जिस स्पीड पे ग्रो कर रहे हैं उसको भी ओवरटेक कर जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल वेल्थ। राइट। सो बेसिकली मुझे ये समझ में आया कि जो एक्टिव इनकम है आपकी, सो इनकम हमेशा एक्टिव रहेगी, तो आपको अपना जो टाइम एंड एनर्जी वहाँ पे पुट इन करना है। तो अगर कोई बोल रहा है कि भाई पैसिव इनकम रहेगा, ये रहेगा, तो बहुत ही अनलाइकली है वो। मतलब मे बी 0.1% केस में कुछ पैसिव इनकम का द्वार खुल जाता होगा, बट 99% में एक्टिव इनकम इज नॉट पॉसिबल। राइट। और जो वेल्थ क्रिएशन हो रहा है वो हमेशा पैसिव होता है। तो आपको आप अपने करियर के स्टार्टिंग में आपने जॉब किया, जॉब कर रहे हो, आप अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हो, आप अपने करियर को बूस्ट कर रहे हो, आपका पूरा फोकस और पूरा जो अटेंशन है वो आपके करियर पर है। राइट। बट जैसे जैसे आप पैसे कमाते हो, जैसे आपको सैलरी आती है, वो सैलरी का एक अच्छा खासा परसेंटेज, डिसेंट परसेंटेज आपको पैसिव वेल्थ क्रिएशन में डालना है। क्योंकि आज आप 20 साल के हो, आज आप अफोर्ड कर सकते हो और आज आप काम कर सकते हो, आज आपकी हेल्थ आपका साथ देगा। बट लेट्स से 50-55 ईयर्स के बाद आपका जो इनकम है वो तो डेप्रिशिएट होने लगेगा, क्योंकि आपका हेल्थ नहीं है। डेफिनेटली इनकम भी डेप्रिशिएट होने लगेगी। और ये जो परसेंटेज है कि मुझे कितना % अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये आपकी इनकम के हिसाब से डिपेंड करेगा। अगर आपकी इनकम कम है तो डेफिनेटली आपके खर्चे भी हैं, आपको बहुत सारी चीजें भी मीट आउट करनी है, एक्सपेंसेस मीट आउट करना है, और एक बेसिक लाइफस्टाइल तो आपको मेंटेन करना ही है। राइट।
जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका इन्वेस्टिंग परसेंटेज बढ़ सकता है। यस, बढ़ सकता है। और बेसिकली क्या है कि आपने ये जो इन्वेस्टमेंट किया, अब वो क्या होगा कि स्टार्टिंग में वो कम होगा, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ रहा जी। है। और आज से 20-25 साल के बाद वो इतना बढ़ जाएगा कि आपकी जो इनकम है उसका 10x वो हो सकता है, राइट? बट उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना होगा, डेफिनेटली। राइट? सो सर, बेसिकली इससे यही चीज समझ में आता है कि वेल्थ क्रिएशन का कोई शॉर्टकट नहीं है। वेल्थ क्रिएशन का कोई शॉर्टकट नहीं कोई शॉर्टकट नहीं है। और आई थिंक ये चीज हर किसी को अच्छे से गांठ बांध लेनी है। बिकॉज मैंने भी जितना रिसर्च किया चीजों को लेकर, पहले मैं करता था काफी रिसर्च इन चीजों पे, इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स ये सब पे, मैंने भी यार ऐसी कोई भी चीज नहीं फाइंड आउट की जिसमें आपको क्विक मनी या क्विक आपका वेल्थ क्रिएशन हो सकता है। बिल्कुल भी नहीं है। ना कि बड़े बड़े बिलियनर्स ने फाइंड किया। अगर आप बड़े बड़े बिलियनर्स को भी देखोगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को भी देखोगे, लेट्स टॉक अबाउट द बिगेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट। तो वॉरेन बफेट को आज का वॉरेन बफेट बनने में 70 साल लगे हैं। एग्जैक्टली। कई जनरेशन निकल गए। अगर हम देखें तो 18 ईयर्स में एक जनरेशन 12 साल से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया। 12 साल से, एंड ही हैज मेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। ऐसा उनकी कोई लीनियर जर्नी नहीं है। हाँ। तो उन्होंने भी गलतियां करी हैं, बट वो इतने लंबे समय तक इतनी पेशेंटली एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही प्रिंसिपल पे चलते रहना, ये अपने आप में एग्जाम्पलरी है। राइट। सो आई थिंक अगर हम माइंडसेट की बात करें तो माइंडसेट यहां पे सॉलिडिफाई कर लेते हैं लोगों के लिए कि आपको एक्टिव इनकम पर आप जितने डिपेंडेंट हो, आप बिल्कुल फोकस करिए एक्टिव इनकम पर। विच मीन्स कि मतलब आपको जहां से आपका इनकम आ रहा है, आप अगर जॉब कर रहे हो तो आपको अच्छी सैलरी मिल रही है, आपकी वो सैलरी डेफिनेटली आगे बढ़ेगी आपके स्किल के हिसाब से। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वो भी बढ़ेगा आपके स्किल के हिसाब से। सेल्फ एम्प्लॉयड है वो भी बढ़ेगा, उस पर फोकस करिए। बट एट द सेम टाइम ये जो सेकंड जो आपका पिलर है, आपको जो वेल्थ क्रिएट करके देगा, उसको इग्नोर मत करिए। जितना जल्दी हो सके उस चीज को स्टार्ट करिए। माइंडसेट ऐसा बनाइए कि यहां पे हमें फोकस करना है, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का और कोई शॉर्टकट नहीं है। मेरा इनकम मुझे सो फार ही लेके जाएगा, बट मेरा जो वेल्थ क्रिएशन है ये टोटली डिपेंडेंट है टाइम पर। जितना जल्दी मैं स्टार्ट करूं उतना ज्यादा मेरा वेल्थ क्रिएशन होगा। डेफिनेटली। बस इसमें एक चीज मैं सभी व्यूअर्स को आपके कहना चाहूंगा, काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। कभी भी इस चक्कर में मत पड़िए कि मैं अपना काम छोड़ करके सिर्फ कुछ और कर सकता हूं जहां से मुझे इजी मनी मिल सकती है। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जॉब पे जाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना बिजनेस करें और उसमें ग्रो करने की कोशिश करें। हाँ। डू योर बेस्ट। हाँ। क्योंकि वहां से जो आप पैसे कमाते हैं वही है आपकी सारी वेल्थ क्रिएशन की सोर्स। एग्जैक्टली। उसी पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं, उसी पैसे को आप स्केल अप करते हैं। राइट। और ये चीज सर क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि यूट्यूब पे इतने एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं जो लिटरली ऐसा बताते हैं कि यार बस आप 2 घंटा घर पे बैठ के आप इतने पैसे कमा लोगे, आपको बस ये थोड़ा इनपुट आउट जो करके आपको करना है। मेरे ख्याल से ये तरीका मुकेश अंबानी जी को नहीं पता। उन्हें पता होता तो शायद वो ऐड देखते नहीं है ना, वो यूट्यूब पे देखते नहीं है। वो यूट्यूब काफी आगे निकल चुका है। काफी आगे निकल चुका सो है। कहने का मतलब ये है कि ये लोगों को बहुत गुमराह कर रहा है, क्योंकि क्या है कि वेल्थ क्रिएशन में क्या चाहिए, फोकस और कंसिस्टेंसी। और गुमराह करना से ये फोकस और कंसिस्टेंसी हट रही है। मतलब लोग कॉन्स्टेंटली, जो यंगस्टर्स है वो कॉन्स्टेंटली तरीके ढूंढ रहे हैं कि यार मैं कम से कम टाइम में ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं। बिल्कुल। Right. इस बात को बेचना बहुत आसान है ना। इट इज वेरी इजी टू सेल इट्स अ ड्रीम, राइट? मतलब हर किसी एक मिडिल क्लास का ये ड्रीम है कि भाई मेरे पास भी करोड़ हो, राइट? लेकिन उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर होता तो मतलब आज हर कोई करोड़पति होता। डेफिनेटली। राइट। और मेरा तो ये मानना है कि फिलोसॉफिकली, स्पिरिचुअली, अगर आपको करोड़ रुपए प्लेटर पे मिल गए और आपको उसके लिए मेहनत नहीं करना पड़ा या आपको अपना लेवल अप नहीं करना पड़ा, तो उसकी वैल्यू भी नहीं है कुछ। डेफिनेटली। जर्नी में मजा है, रिजल्ट में नहीं। और वैसे भी फाइनेंशियल फ्रीडम या वेल्थ क्रिएशन इज अ जर्नी। ये कभी भी एक रात में क्रिएट नहीं हो सकता। राइट। सो सर, इसके बारे में अभी थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे बात करते हैं, बिकॉज आपके पास इतना एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ डील किया है। तो आपको क्या लगता है कि एक एवरेज इंडियन जो आज यंग है 20 साल की उम्र में, तो उसके लिए अगर उसको 10 करोड़ रुपीज से रिटायर होना है तो वो उसको क्या करना चाहिए? एक क्लियर पाथ बता दीजिए। और अगर उसको 100 करोड़ पे जाना है तो उसके पास एक क्लियर पाथ क्या है जो कि श्योर शॉट वो क्रिएट करने में है, क्रिएट करके देगा? गौरव जी, दिस इज 100% पॉसिबल। और जितनी भी वेल्थ क्रिएशन जर्नीज हैं वो इसी रास्ते से निकली हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि दिस इज इम्पॉसिबल या वो है। इतना जरूर है, इट इज डिफिकल्ट। यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू हैव पेशेंस। और आपको कुछ बातें समझ के चलना पड़ेगा।
अगर हाँ ओवरनाइट वाली बात है या कुछ ही दिनों की बात है या कोई गारंटेड रास्ता है कि एक ही रास्ता है या एक कोई तरीका ऐसे स्ट्रैटेजी मिल गई है, स्ट्रैटेजी वर्ड भी आजकल बहुत ही पॉपुलर हो रखा है। हाँ। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी सीक्रेट स्ट्रैटेजी और सीक्रेट हैक हैक अगर ऐसा कुछ है टू बिकम अ मिलियनेयर, हाँ तो वो आप शुरू में बोल ही चुके हो दैट दिस वीडियो इज नॉट फॉर देम। बट अगर हम सीरियस वेल्थ क्रिएशन की बात करें, चलिए कुछ मैथमेटिकल भी छोटी सी बात करता हूँ मैं। आपने तो 35 ईयर्स की बात करी, मैं सिर्फ 15 साल की बात करता हूँ। 15,000 रुपीज इन्वेस्टेड पर मंथ, मतलब हर महीने 15,000 रुपये इन्वेस्ट करे जाएं, उसमें 15% अगर रिटर्न मिलता है और 15 साल तक वो इन्वेस्ट किए जाते हैं तो ये 1 करोड़ रुपए बन जाते हैं 15 साल के बाद। हाँ। अब 15% की मैंने फिगर इसलिए ली है क्योंकि हमारी जो इंडेक्स है निफ्टी 50 इंडेक्स जिसको कहते हैं, उसका हिस्टोरिकली पिछले 15-20 साल का जो CAGR है वो 15% है। हाँ। तो दैट ट्रांसलेट्स विद कि हमारी जिस तरीके से मार्केट्स ग्रो करते हैं, हाँ। क्योंकि अगर हम वेल्थ क्रिएशन को कंपेयर करेंगे तो हम अपने स्टॉक मार्केट की ग्रोथ से ही कंपेयर करेंगे, Right. क्योंकि वो इकोनॉमी की ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करता है। Yes. इसको GDP की ग्रोथ से मत कंफ्यूज करिएगा, हाँ। वो डिफरेंट होती है। हाँ। बट मार्केट्स और इंडस्ट्रीज जिस स्पीड से ग्रो करती हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। Right. तो हम 15% को अगर लेते हैं तो ये एक अचीवेबल रियलिस्टिक टारगेट है। हाँ। बात वहां पे बिगड़ती है या वहां पे प्रॉब्लम शुरू होती है जब हम बहुत बड़े बड़े 40% 50% के रिटर्न्स की बात करना शुरू करते हैं, जो कि अक्सर हम देखते हैं। हाँ, राइट। तो उस चक्कर में हम रिस्क ज्यादा ले लेते हैं और फिर वो थोड़ा सा गैम्बलिंग हो जाता है। गैम्बलिंग भी हो जाता है और अनरियलिस्टिक रियल में हम जा चुके हैं। अब Right. हम जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस रास्ते पे चल रहे हैं, उस पे पहले कोई चला नहीं है। हाँ. किसी ने 50% रिटर्न्स या कंसिस्टेंटली अचीव नहीं करे, और करे भी होंगे तो शायद दुनिया में 1 या 2 लोगों ने करे होंगे। Right. बट हमें बात करनी है कि एज अ कॉमन मैन मैं और आप क्या चीज हाँ. एक्चुअली में अचीव कर सकते हैं। सो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये तो आपने बताया कि 15,000 15% पे फॉर 15 ईयर्स, जी। बट अगर कोई लड़का स्टार्ट कर रहा है या लड़की, ऑब्वियसली कोई यंग पर्सन स्टार्ट कर रहा है 20 ईयर्स से, और अगर वो 15,000, क्योंकि अक्सर 20 साल की उम्र में तो हम घर पे रह रहे हैं, और अगर हमें 20,000 25,000 भी मिल रहा है, हमने 5,000 10,000 अपने पॉकेट मनी के लिए निकाल दिया, क्योंकि वॉरेन बफेट ने 12 साल से स्टार्ट किया इन्वेस्टिंग, जी। तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते, राइट? आप नहीं बोल सकते नहीं भाई मेरे को पॉकेट मनी चाहिए, मेरे को लेटेस्ट आईफोन खरीदना है। डेफिनेटली। फिर आप आईफोन में ही रह जाओगे, फिर आप वेल्थ क्रिएशन नहीं, जैसे आपने कहा कि इट हैज टू बी डिसिप्लिन एंड परसिवरेंस एंड पेशेंस हमें चाहिए। तो लेट्स से कि अगर एक एवरेज फ्रेशर अगर 15,000 रुपए भी इन्वेस्ट करता है और अगर वो 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट करता है 15,000, ठीक है, सिर्फ 15,000, मतलब ऑब्वियसली 30 ईयर्स के बाद तो उसकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख भी हो सकती है। सो 15,000 अगर वो 30 ईयर्स तक इन्वेस्ट करता है सर, तो क्या लगता है आपको क्या अमाउंट आएगा? एक छोटा सा चेंज मैं इस कैलकुलेशन में करता हूँ। हाँ। 20 ईयर्स के बजाय हम 25 पे शुरू करते हैं। ओके। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि अब उसकी जॉब भी लग गई है। हाँ। एंड ही स्टार्टिंग अर्निंग हाँ, समथिंग। हाँ। यहाँ पे 15,000 की कैलकुलेशन लेते हैं। हाँ। 15,000 रुपए हर महीने वो इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ। 15% का रिटर्न हम ले रहे हैं, क्योंकि हमारा मार्केट हमें ये रिटर्न देता है। राइट। 35 ईयर्स तक ये कैलकुलेशन लेते हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि रिटायर होगा, 60 को रिटायर 60 होगा। पे रिटायर होगा। हाँ। अगर 15,000 से मैं इसको स्केल अप भी ना करूं, मैं ये ना सोचूं कि इसकी कभी इनकम बढ़ी, हाँ। कुछ भी हुआ, इसने 20,000 कभी करे या 30,000 करे, उसको भी नहीं, तो 15 पे कैप लगा दिया। 15 पे कैप लगा दिया। 15,000 आपको डालना है, आपके वॉलेट पे लोड आपकी भी नहीं। इनकम चाहे कुछ भी होती रहे। 35 साल के बाद आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं चाहे तो, ये करीब 22-23 करोड़ रुपए बन जाते हैं बाप रे। आफ्टर 35 ईयर्स। तो जो हम 10 करोड़ के रिटायरमेंट कॉर्पस की बात कर रहे थे वो 100% अचीवेबल हो गया। अब मैंने 15,000 की कैप सिर्फ इसलिए लगाई है, मैंने उसको स्केल अप इसलिए नहीं करा क्योंकि इन्फ्लेशन भी होगा। यस यस। तो तो काफी लोग बोलेंगे कि यार इन्फ्लेशन तो आपने कैलकुलेट ही नहीं किया। तो वो इन्फ्लेशन यहाँ इन्फ्लेशन हमने सेट ऑफ कर दिया। राइट। हमने जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं इंक्रीज करा तो इन्फ्लेशन वहां से सेट ऑफ हो गया। एग्जैक्टली। सो मतलब ये माइंड ब्लोइंग है, राइट? मतलब कोई भी इंसान कंप्लेन नहीं कर सकता कि यार मेरा रिटायरमेंट, यार मेरे पास पैसे नहीं है। इट इज अनथिंकेबल। मतलब आप 15,000 के हिसाब से 22 करोड़ की वैल्यू समझने की कोशिश करिए कितनी होती है। अगर आप 55 में भी आप रिटायर कर रहे हो तो आई एम श्योर लाइक मतलब आपके पास 22 करोड़ नहीं तो 10 करोड़ तो होंगे। 5 साल पहले आप रिटायर कर लीजिए, 10-12 करोड़ आपके पास होंगे। डेफिनेटली। तो 10-12 करोड़ में आपके पास लाइक 20 साल है और लाइफ जीने के लिए, और इजी रिटायरमेंट 10 करोड़ 12 करोड़ में तो क्या कुछ नहीं होता है। 10-12 करोड़ इन टुडेज टर्म्स। हाँ, क्योंकि इन्फ्लेशन को हमने ऑफसेट कर लिया। इन्फ्लेशन हमने ऑफसेट कर आज के टाइम पे 10-12 करोड़ की जो वैल्यू है वो आप उस टाइम के हिसाब से उस वैल्यू का वेल्थ आपके पास होगा जी। एंड दिस इज जस्ट बाय इन्वेस्टिंग 15,000 रुपीज, राइट? और प्लस 6% इन्फ्लेशन के हिसाब से आप उसको कैलकुलेट करते रहो, ऐड करते रहो इन अ डिसिप्लिन्ड वे। मतलब आपको सिर्फ अपने पैसे को
ऐसा नहीं करना है कि अरे यहाँ से मैं निकाल के कहीं और डाल देता हूँ, नहीं। अरे यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि 40% मिल जाएगा, अरे यहाँ पे तो मुझे लग रहा है ये बिजनेस वेंचर तो मेरे को 2 साल में करोड़ों दे देगा। तो ये जो डिसिप्लिन है, आई थिंक बिकॉज आज का जो सोशल मीडिया है वो इतना ज्यादा हर किसी को ऐसा फील कराता है ना कि दुनिया तो तेजी से आगे बढ़ रही है, जी, मतलब रातों रात लोग करोड़पति हो रहे हैं। फोमो। हाँ, फोमो क्रिएट होता है, मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब हर कोई करोड़पति बन रहा है यार, कोई छोटे छोटे शहरों से लोग, गांव से लोग करोड़पति बन बस रहे मैं हैं, ही लखपति रह गया। सिर्फ मैं ही यार हजारों में खेल रहा हूं। तो वो उस वजह से क्या होता है कि हम अपने पाथ से हट जाते हैं। तो सर इसका ये तो एक है मेन प्रॉब्लम है, मुझे लगता है एड्रेस करना स्पेशली यंगस्टर्स में बहुत जरूरी है, क्योंकि परसिवरेंस, पेशेंस और कंसिस्टेंसी से बड़ा हथियार और कुछ नहीं है, एंड दिस ट्रांसलेट्स टू एनीथिंग इन लाइफ इंक्लूडिंग वेल्थ क्रिएशन। डेफिनेटली। अब सर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं और बात करते हैं कि 15% आपने किया, तो 15% आपको क्या लगता है कि कितना इजी? आपने बोला कि निफ्टी तो इजीली, मतलब निफ्टी ने एवरेज दिया ही है, बट क्या कुछ और तरीके हैं जिससे हमें 15% से मे बी थोड़ा ज्यादा भी मिल सकता है, या अगर किसी को बहुत ही सेफ खेलना है तो 15% से कम बट उसमें पैसे गंवाने के कोई चांस ही नहीं है? तो क्या बेस्ट ऑप्शंस है एक कॉमन इंसान के लिए? ठीक है, इसको बेसिक से शुरू करते हैं। तो सबसे बेसिक जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यू किसी भी इंडियन के पास अवेलेबल होता है जिसका भी बैंक अकाउंट है, दैट इज एफडी। हाँ, एफडी में 6.5% के करीब हमें रिटर्न मिलता है। हाँ। अब इसके रियल रेट ऑफ रिटर्न पे आते हैं, तो 6.5 के करीब तो हमारा इन्फ्लेशन ही होगा, तो यानी कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड तो ये रिटर्न नहीं है। हाँ। दूसरा, जो भी इंटरेस्ट हम एफडी पे कमाएंगे हर साल उस पे हमें टैक्स देना टैक्स होगा। देना है। इसका मतलब है कि उसकी जो कंपाउंडिंग भी होगी वो भी पूरी नहीं होगी। हाँ। मतलब इसकी कंपाउंडिंग भी ईटन होती रहेगी, कटती जाएगी हाँ, बीच में। कटती जाएगी बिकॉज ऑफ टैक्सेस। तो आपका जो रियल रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो एफडी इज आउट ऑफ क्वेश्चन, हटा दो। नेक्स्ट आता है गोल्ड। गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स, गोल्ड को अभी भी देखा जाए तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट एवेन्यू की तरह इतना कंसिडर नहीं किया जाता। इसकी ऑर्नामेंटल वैल्यू और इसकी फील गुड वैल्यू बहुत ज्यादा है। हाँ। वी ऑल लव टू बाय गोल्ड, बट हम गोल्ड को आज भी फिजिकल फॉर्म में खरीदना, रखना, पहनना, सजाना ज्यादा पसंद करते हैं हाँ। रादर देन डिजिटल फॉर्म में। और गोल्ड जब डिजिटल फॉर्म में खरीदा जाएगा तभी वो इन्वेस्ट हो पाएगा। हम गोल्ड को इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लेते, हम गोल्ड को एसेट की तरह जरूर कंसिडर करते हैं, बट नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट। हालांकि गोल्ड का अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली करीब 8-9% का रेट ऑफ रिटर्न रहता है। और गोल्ड को रखना रिस्की भी है, गोल्ड मतलब को अगर आप definitely इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रखोगे तो इट्स लिटिल रिस्की। हाँ, मे बी आप बैंक में रख सकते हो, बट नहीं, इट इज वेरी रिस्की। हाँ। मतलब मैंने कहा ना कि जब तक डिजिटल फॉर्म में आप उसे नहीं रख रहे तब तक इट इज नॉट सेफ। कितना आपके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कितना फिजिकल गोल्ड कलेक्ट हो जाएगा Right. टू बाय दैट, टू सेल दैट, और फिर उसको सेफली रखना अपने आप में। गोल्ड में कंपाउंडिंग का खेल नहीं हो सकता। कंपाउंडिंग इतना नहीं, हाँ, बट Possible नहीं है। 8-9% का रिटर्न वहां पे रहता है। हाँ। देन वी कम टू प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी मुझे लगता है कि अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, इट इज डिफिकल्ट। जिस घर में हम रहते हैं, जिस ऑफिस में हम काम करते हैं, अगर हम वही अपने कर सकें, उसी की ईएमआई दे लें, तो काफी बड़ा अचीवमेंट है। हाँ। बजाय इसके कि हम प्रॉपर्टीज को एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू कंसिडर करें कि मेरी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं कई जगह जिनको मैं इन्वेस्टमेंट की तरह कंसिडर कर रहा हूँ। तो वो डेफिनेटली रिच लोगों के लिए हो सकता है, या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज अगर चली आ रही है तो हो सकता है। बट वी आर टॉकिंग कि जो लोग फ्रेश शुरुआत कर रहे हैं, जिनको अभी ये जर्नी कंप्लीट करनी है, तो वहाँ प्रॉपर्टी थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। फिर प्रॉपर्टी को खरीदना भी मुश्किल है, बेचना भी मुश्किल है। इट्स अ बिग टिकट साइज। बिग टिकट साइज है, उसका लिक्विडिटी है नहीं। अगर आपको आज पैसे की जरूरत पड़ी तो आप आज उसको नहीं बेच सकते। लिक्विडिटी भी नहीं है, राइट। और एक और एक चीज है सर कि मतलब प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है ना कि उसमें कई लोगों को ना जस्ट मतलब एप्रिसिएशन जस्ट इन्फ्लेशन बीटिंग ही मिलता है, क्योंकि उसको भी आपको स्ट्रेटेजिकली आपको सही प्रॉपर्टी खरीदना है जो अप्रिशिएट होगा। बिकॉज अगर हम इंडिया भर में देखेंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हर प्रॉपर्टी 15% 20 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल अप्रिशिएट हो रही। कितने प्रॉपर्टी तो यार 8% 6% भी अप्रिशिएट हो रहे हैं। वो कहाँ किस लोकेशन पे आपकी प्रॉपर्टी है, वो लैंड है, वो किस तरह का लैंड है, वो फ्लैट है, वो शॉप है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर जाएगा। मतलब वो भी ऐसा नहीं है कि आप अपने काम पे लग जाओ और वो अपने आप हो जाएगा, आपको उस पर एक्टिवली थोड़ा इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। डेफिनेटली, मतलब ओवरऑल इट इज नॉट फॉर द एवरेज कॉमन इंडियन के लिए नहीं है वो। हाँ। देन वी कम टू म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स। मेरे ख्याल से म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स बाय फार आर द मोस्ट कॉमन, इजीली अवेलेबल और लिक्विड तरीके हैं जिसमें कोई भी इंडियन इन्वेस्ट कर सकता है। बहुत आसान है खरीदना, बहुत आसान है बेचना। आपका जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो 500 रुपये भी हो सकता है, 1 करोड़ रुपये भी हो सकता है। आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसको बेचना है, पैसे चाहिए, आप बेचिए, शाम तक आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, अगले दिन आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। मेंटेनेंस इज़ वेरी इजी। फिर अगर हम थोड़ा सा और डिफरेंट एसेट क्लासेस की तरफ या डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएं तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आजकल बहुत चल रहे हैं, स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स बहुत चल रहे हैं, बट वो डेफिनेटली फिर अगेन
एक किसी भी पर्सन हुआ स्टार्टेड, जिसने अपनी जर्नी शुरू करी है फाइनेंशियल जर्नी, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. सो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, मैंने ऐसा सुना है कि यूजुअली दे आर फॉर द रिच, क्योंकि उसका भी टिकट साइज बहुत हाई होता है. जी, थिंक 1 करोड़ के आसपास से स्टार्ट होता है. हाँ, वो क्योंकि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स कम होते हैं, तो वो जो भी उसका वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अगर वो किसी को फंड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उनको उस हिसाब से ही वो तो भी investments बेसिकली welcome करेंगे. कॉमन इंसान के लिए तो नहीं हुआ वो. नहीं. वो अगर आप रिच हो, आपका एक नेटवर्थ अच्छा है, देन यू कैन स्टार्ट विद दैट. फिर इसका नाम ही है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड. इट इज एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट. तो पहले जो मेन इन्वेस्टमेंट्स हैं, अगर वो आपने कर लिए, तभी आप इस तरफ जाओगे. सो देखा जाए तो म्यूचुअल फंड्स कह सकते हैं, या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, ये एक डिसेंट ऑप्शन है. हाई लिक्विडिटी, आप कभी भी परचेज कर सकते हो, और आप इसमें आपका जो वेल्थ है वो सेफ है, और प्लस एप्रिशिएट भी अच्छे से हो रहा है. तो निफ्टी भी इस काइंड ऑफ लाइक एक इंडेक्स फंड है, जिसको हम म्यूचुअल फंड ही बोल सकते हैं, राइट? उसी कैटेगरी में आया. निफ्टी कॉम्पोजिट इंडेक्स है, मतलब उसमें 50 स्टॉक्स हैं. तो वो किस बेस पे निफ्टी बनाई जाती है, इंडेक्स बनाई जाती है, कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज की, ज्यादातर सभी इंडस्ट्रीज को उसके अंदर लिया जाता है, और अच्छी अच्छी कंपनीज उसके अंदर ली जाती है जो रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज हैं. तो जब निफ्टी मूव करती है, यानी कि जब भी ये कंपनीज मूव करती हैं, तो निफ्टी पे इफेक्ट आता है. उसका हर एक की अलग अलग वेटेज होती है. तो ऐसा माना जाता है कि जो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ओवरऑल जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इन कंपनीज के मूवमेंट से हमें उसका आइडिया लग जाता है. तो जब हम कहते हैं मार्केट बढ़ी, मार्केट गिरी, तो हम जनरली एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, और वो इंडेक्स इन 50 स्टॉक्स की बनी है. बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमेशा रहेगा. इस तरीके से इस निफ्टी की कॉम्पोजिशन है. बट निफ्टी भी कह सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट वाइज इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड ओनली, राइट? म्यूचुअल फंड भी एक कलेक्शन होता है कंपनीज का. निफ्टी इज द कलेक्शन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज दैट यूजुअली रिप्रेजेंट इंडिया एंड इंडियन इकोनॉमी वेरी वेल. जी, राइट. एंड फ्रॉम इन अ वेरिड फॉर्म, वेरिड इंडस्ट्रीज. इसके अंदर अलग अलग मार्केट कैप्स की कंपनीज हैं. 50 रिप्रेजेंटेटिव कंपनीज टोटल रहती हैं, इसलिए इसका नाम निफ्टी 50 है. ओके. सो अगर हम म्यूचुअल फंड्स की बात करें, लेट्स से निफ्टी में डालना भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है. डेफिनेटली आप सबसे सेफ हो, और आपको एक 15% का तो CAGR दिया ही है, मतलब रिटर्न्स एवरी मंथ, कंपाउंडेड रिटर्न्स दिया है निफ्टी ने. अब म्यूचुअल फंड्स में अगर हम बात करें, तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं. तो अगर किसी को 15% से थोड़ा ज्यादा रिटर्न लेना है, तो क्या वो एक्सपेक्ट करना चाहिए, या वो रिस्की हो जाता है, या वो नॉट दैट रिस्की है बट वो काफी इफेक्टिव है? आपको क्या लगता है? म्यूचुअल फंड, जैसा कि आपने कहा कि कई तरीके के होते हैं, तो अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ी सी बेसिक नॉलेज म्यूचुअल फंड्स की आपको होनी चाहिए. उसके लिए सबसे सिंपल वे में तो, या सबसे बेसिक लेवल पे आपको ये पता होना चाहिए कि किस किस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं. जैसे कि स्मॉल कैप फंड्स हो सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप फंड्स हो सकते हैं. फिर निफ्टी फंड अपना होता है. निफ्टी फंड का मतलब होता है कि वो फंड सिर्फ निफ्टी को ट्रैक करता है. उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है उस फंड की, जो स्टॉक्स होते हैं, वो पूरे निफ्टी के हिसाब से होते हैं. जितना परसेंटेज वाइज निफ्टी मूव करेगी, उतना ही वो फंड भी मूव करेगा. अब बात आती है, हमने कहा कि भाई निफ्टी का जो रिटर्न है वो 14-15% के आसपास का CAGR रहता है. तो कौन सी वो चीज़ है जो इससे भी ज़्यादा रिटर्न दे सकती हैं? किस तरीके से हम म्यूचुअल फंड से इससे ज़्यादा रिटर्न बना सकते हैं? राइट. ट्रेडिशनली स्मॉल कैप फंड्स को कंसिडर किया जाता है कि ये ज़्यादा स्पीड से ग्रो करेंगे. लेकिन अगर स्मॉल कैप फंड्स में हम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, सिर्फ निफ्टी फंड की बात करें, तो एक बहुत सिंपल सा हैक है, जिसको फॉलो करके आप 15%, या जो भी निफ्टी का रिटर्न रहा है, 15% पे स्टिक नहीं करते. जो भी निफ्टी का रिटर्न रहेगा उस पीरियड में, आप उससे ज़्यादा बीट कर जाएंगे. और वो सिंपल सा मंत्र है, बाय ऑन डिप्स. ओके. अगर आप इंडेक्स को बाय कर रहे हैं, मतलब आप इंडेक्स फंड को बाय कर रहे हैं, आप जिस दिन भी मार्केट आपको लगता है आज गिरी है, या किसी भी बैड इवेंट की वजह से, जैसे भी हाल फिलहाल में हमने देखा काफी करेक्शन रहा है निफ्टी के अंदर, तो बाय ऑन डिप्स. ओके. तो जब भी आप बाय ऑन डिप करेंगे, तो आप उस परसेंटेज को बीट कर जाएंगे जो निफ्टी उस बीच में डिलीवर करेगी. राइट. क्योंकि वो CAGR तो लीनियर उस पे कैलकुलेट होगा कि जो स्टार्टिंग वैल्यू थी, जो फाइनल वैल्यू है. बट आप बाय ऑन डिप्स, तो आपका जो मेन एक्स्ट्रा बूस्ट मिल गया, आपको एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा. वो जो आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, वो ट्रेंचेस में जाएगा और नीचे के लेवल्स पे जाता रहेगा. राइट. सो मतलब देखा जाए तो सर, कि मतलब ये जो स्ट्रैटेजीज है, ये कितनी सिंपल और एलिगेंट है. इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा रामबाण, कोई ऐसा जो जैसा मतलब बहुत सारा मार्केट में आता रहता है, राइट? क्योंकि अक्सर सक्सेस इज लाइक प्लेन सिंपल पेशेंस, परसिस्टेंस, हार्ड वर्क एंड जस्ट हैविंग फेथ एंड कमिटमेंट. सिंप्लिसिटी के बारे में मैं बस एक चीज ऐड करूंगा. आइंस्टाइन ने कहा था कि देयर आर 5 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट, यानी कि कैसे हमारी इंटेलेक्ट आगे बढ़ती है. उन्होंने कहा था सबसे पहले होता है स्मार्ट, बेसिक लेवल. उसके ऊपर होता है इंटेलिजेंट,
तीसरा लेवल होता है ब्रिलियंट, चौथा लेवल होता है जीनियस, एंड फिफ्थ लेवल इज सिंपल। हाँ, राइट। वॉरेन बफेट ने भी कहा है कि अगर आप 5 मिनट में किसी 5 साल के बच्चे को ये नहीं समझा सकते कि आपने ये इन्वेस्टमेंट क्यों करी है, हाँ। इसका मतलब है यू आर नॉट क्लियर अबाउट इट। राइट। एक साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने भी एग्जैक्टली यही चीज बोली थी कि या फिर आइंस्टाइन ने, दोनों में से किसी का एक कोट है कि इफ यू कैन नॉट मेक इट अंडरस्टैंड इन 5 minutes टू अ किड, दैट मीन्स यू डोंट अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ। जी। सो बात बिल्कुल सही है कि लाइक मतलब हम वो मंत्र या उस चीज के लिए हम रुके रहते हैं और उस चक्कर में हम 10 जगह पे हाथ जला देते हैं। Strategies. यस, फिर उसके बाद क्या होता है कि हम ना लाइक उस पूरे के पूरे उस डोमेन को ही क्रॉस कर लेते हैं। जी। जैसे फॉर एग्जांपल, नहीं भाई स्टॉक मार्केट में मेरे को इन्वेस्ट ही नहीं करना, म्यूचुअल फंड्स नहीं, इंडेक्स फंड्स नहीं, कुछ नहीं। यार अगर आप इंडिया की ग्रोइंग इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको उस इकोनॉमी का लाभ कैसे मिलेगा? इंडिया में हम क्या आज फॉरेन कंट्रीज इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है, हाँ। वो अमंग द डेवलपिंग नेशंस हाईएस्ट है। हाईएस्ट। और इनफैक्ट पिछले कुछ टाइम तो ऐसा भी रहा है कि ज्यादातर सब कंट्रीज की नेगेटिव में रही है ग्रोथ, हाँ, सिर्फ हम हाँ। पॉजिटिव में रहे, और वो कोविड भी के बाद काफी especially। हाँ, काफी अच्छे पॉजिटिव में रहे। राइट। सो लाइक पूरी दुनिया इंडिया के जीडीपी बढ़ते इकोनॉमी पे लगाना चाह रही है और हम वो अपॉर्चुनिटी को मिस करें जस्ट बिकॉज हमने 2-3 लोग के कहने पर कहीं पे पैसे लगा दिए थे और वहां पे हमारा, और यूजुअली ये अक्सर होता है कि जहां पे बिकम क्विक रिच वाले स्कैम्स हो गए उसमें होता है, या फिर ऐसा हो जाता है कि ट्रेडिंग भी काफ़ी चल रहा है, एफएनओज काफ़ी चल रहे हैं, राइट। उसमें भी रियलिटी लोगों को पता नहीं होती कि काफ़ी कम लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं और उसके लिए बहुत हाई लेवल का स्किल चाहिए होता है जो बहुत कम लोग, 5% लोग के पास है, राइट। अगर हम सेबी की स्टडी के हिसाब से देखें तो पिछले कुछ टाइम पहले, शायद आपने पढ़ी होगी उस स्टडी, सेबी ने एक स्टडी रिलीज करी थी कि 93% ऑफ एफएनओ ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं। हाँ, और जो लोग प्रॉफिट में रहते हैं उसमें से शायद 1 या 2% है, या बहुत ही कम परसेंटेज है, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं है, बहुत ही कम परसेंटेज है जो एफडी के रिटर्न्स को बीट कर पाते हैं। अरे बाप रे। तो 5% भी नहीं है एक्चुअली जो लोग किसी रीजनेबल प्रॉफिट में है कि जिसके लिए एफएनओ करा जाए। इससे तो आप एफडी में भी इन्वेस्ट करके छोड़ दोगे तो वो बेटर है। कम से आपको, और ट्रेडिंग में तो लाइक आपका तो दिन भर आपको स्ट्रेस अलग जी। मतलब आप अपना जो इनकम है आप वहां पे भी काम नहीं कर पा रहे ठीक से, आप वहां पे स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे जी। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग बहुत ही लिमिटेड लोगों के लिए, मतलब जो मेरे को तो लगता है कि उनका वो इमोशनल मैच्योरिटी भी उस लेवल की होनी चाहिए। मतलब मुझे जितना पता है ट्रेडिंग के बारे में, मैं भी जैसे सुनता रहता हूँ लोगों को, तो मैंने ये भी सुना है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो जनरली बड़े ट्रेडर्स हैं, हाँ। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स हैं, अच्छा। जिनके पास सोफिस्टिकेटेड एल्गोज अवेलेबल हैं, जिनके पास उतनी टीम है, उतनी टेक्निकल स्किल्स हैं। और वो किसी एक आदमी के टेक्निकल स्किल्स नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि वो एक कमरे में बैठ करके 4 चार्ट देखे और उन्होंने ट्रेडिंग करी। अच्छा। उनके पास बड़े सोफिस्टिकेटेड एल्गोज हैं, और मैंने मतलब सुना है, देखिए मैंने कभी करा नहीं है, कि वो कई हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। ओके। और एग्रीगेटेड उनका प्रॉफिट में वो एग्रीगेटेड प्रॉफिट होता है जो हमें दिखाई देता है, और उनके भी आधे ट्रेड्स लॉस में चले जाते हैं, वो आधे स्टॉप लॉस हिट होते हैं या आधे नेगेटिव में चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कॉमन मैन के लिए तो ये एक बहुत ही फार फेचेड डिस्टेंट ड्रीम है कि वो कंसिस्टेंटली इसमें प्रॉफिटेबल हो पाए। अगर आज मैंने प्रॉफिट कमाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स में हूँ। हाँ। मतलब इसमें जो आपका जो स्किल है उसका लिमिटेड रोल है, इसमें काफी ज्यादा हद तक लक का भी रोल है, कह सकते हैं, राइट। सो या आई थिंक ये भी डिस्टिंक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, लोग फोकस रहे अपने रास्ते पे। वेल्थ क्रिएट होगा, हर कोई इंसान अमीर बनेगा, लेकिन उसका सही रास्ता है, राइट। सो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड्स और फिर स्टॉक्स, जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर, मतलब एक कॉमन इन्वेस्टर जी। जैसे आप और मैं हो गए, तो हम लोग स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जी। तो इसमें क्या ज्यादा बेटर ऑप्शन है, किसमें ज्यादा चांस है कि रिटर्न हाई होगा, और रिस्क हाई या लो किसमें ज्यादा कम होगा, वो भी डिस्कस करते हैं। और प्लस म्यूचुअल फंड्स के में कितने टाइप के फंड्स हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। मेरे ख्याल से जहाँ तक सवाल है ये कि हम म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में किसे सिलेक्ट करें, तो आई डोंट थिंक सो कि हमें सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। दोनों ही एवेन्यूज़ बहुत अट्रैक्टिव हैं, दोनों ही एवेन्यूज़ बहुत अच्छे हैं। ओके। थोड़ा सा डिपेंड करेगा कि हमारी स्किल सेट कितनी है, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल मार्केट्स को लेकर के। मान लीजिए मेरी एक एवरेज अंडरस्टैंडिंग है, थोड़ा बहुत मैं चीज़ों को समझता हूँ और मुझे लगता है कि मैं स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली मैं म्यूचुअल फंड्स को तो स्टडी कर ही सकता हूँ। हाँ। तो मैं दोनों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। कितना पैसा म्यूचुअल फंड में करना है, कितना स्टॉक्स में करना है, वो अगेन डिपेंड करेगा मेरी नॉलेज कितनी है।
राइट। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, मैं स्टॉक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, यार मेरे बस की नहीं है कि मैं इतना उसको देखूं, स्टडी करूं, फॉलो अप करूं, देन म्यूचुअल फंड्स सही है। हाँ क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में जो आपके फंड्स हैं वो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। हाँ आपको क्या करना है, आपको सिलेक्ट करना है कि मुझे कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि अभी आपने पूछा कि कौन कौन से फंड्स होते हैं, तो कई तरह के फंड्स होते हैं। हाँ। स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स, लार्ज कैप फंड्स, फिर थीम पे भी बेस्ड होते हैं फंड्स। मतलब कि Okay. जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर थीम पे बेस्ड होगा, इसको थीमेटिक फंड्स बोलते हैं। Okay. या सेक्टोरल फंड्स बोलते हैं। हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो सकता है, ग्रीन एनर्जी पे हो सकता है, किसी और इंडस्ट्री के ऊपर हो सकता है, डिफेंस पे हो सकता है, रेलवेज पे हो सकता है। तो इसमें जो उस थीम या उस सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज होंगी, जुड़ी हुई कंपनीज होंगी, वो आ जाएंगी। ओके। तो आप इस तरीके से भी सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको किसी एक फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। हाँ आप कई सारे फंड सेलेक्ट कर लो। मान लो जैसे मैं एग्जांपल लूँ, आपको 5,000 रुपये महीना इन्वेस्ट करने हैं, बहुत छोटा सा अमाउंट लेके चल रहा हूँ। हाँ। और जो लोग भी सुन रहे हैं वो अपने अमाउंट के हिसाब से इसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। आप 5,000 रुपये महीने में भी 10 फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। 500 रुपये हर फंड में कर दीजिए, हाँ क्योंकि वो यूनिट ही आपको परचेज करनी है। हाँ। तो वो यूनिट पूरे फंड को रिप्रेजेंट करेगी। अब अगर एक सवाल ये आए कि भाई मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मुझे म्यूचुअल फंड में तो इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं ये भी नहीं सिलेक्ट कर सकता कि मैं स्मॉल कैप में करूं, मिड कैप में करूं या लार्ज कैप, और थीम्स तो मेरी बिल्कुल ही समझ के बाहर है। तो उसका जवाब आपने थोड़ी देर पहले खुद ही दिया था, इंडेक्स। इंडेक्स में डाल दो। इंडेक्स फंड भी अवेलेबल होता है, पैसिव फंड होता है। इसका मतलब इसको एक्टिवली मैनेज नहीं करना होता। इसके अंदर जो स्टॉक्स की कॉम्पोजिशन होती है, वेटेज होती है, वो बिल्कुल इंडेक्स को रिप्रेजेंट करती है। जितना परसेंट इंडेक्स मूव करेगी उतना ही परसेंट ये भी मूव करेगा। एंड ये पूरी तरीके से डायरेक्टली लिंक्ड है भारत की इकोनॉमी के साथ। राइट। ये एक ही पॉइंट पे या एक ही रीजन से लॉन्ग टर्म में नेगेटिव टर्न होगा। शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म में ये सिर्फ एक ही रीजन से नेगेटिव टर्न हो सकता है, अगर हमारी कंट्री ग्रो करना बंद कर दे, कि अगर किसी वजह से हमारी इकोनॉमी ही ना ग्रो करे या इकोनॉमी ही रिग्रेस करना शुरू कर दे, विच इज नॉट पॉसिबल। भारत की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांगली ग्रोइंग है। तो इंडेक्स फंड बहुत ही ईजी हो गया, सेफ हो गया। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि इंडेक्स जो होता है वो पैसिव होती है, बट इंडेक्स पैसिव नहीं होती। इंडेक्स को भी एक्टिवली मैनेज किया जाता है। ओके। इसको स्टॉक एक्सचेंजेस और सेबी मैनेज करते हैं कि कौन सी कंपनी इसके अंदर इंक्लूड हो रही है, कौन सी निकल रही है। फंड मैनेजर नहीं मैनेज कर रहे, बट रेगुलेटरी बॉडीज इसको मैनेज कर रही हैं पूरा, कि कौन सी कंपनी आ रही है, कौन सी जा रही है। तो ये परफॉर्मेंस इसका कंसिस्टेंट रहता है। राइट, ताकि इंडियन इकोनॉमी सभी के लिए एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी रहे। सो दे कीप ऑन एक्टिवली मैनेजिंग दैट। ओके, सो स्मॉल कैप फंड जो होता है उसमें कितना रिटर्न एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या वो इंडेक्स से थोड़ा बेटर हो सकता है? डेफिनेटली। जो ये सब इक्विटी फंड्स कहलाते हैं, क्योंकि इनका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है। और जब डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, इंडेक्स में ना होकर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो अच्छा फंड तो वही होगा जो इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न दे। वैसे जो भी फंड होता है उसके सामने एक बेंचमार्क होता है, जिसके कंपैरिजन में उसको नापा जाता है। अगर स्मॉल कैप फंड होगा तो स्मॉल कैप इंडेक्स उसकी बेंचमार्क होगी, मिड कैप होगा तो मिड कैप इंडेक्स उसकी बेंचमार्क होगी। अब एक बड़े मजे की बात है, ये भी एक स्टडी है जो कुछ टाइम पहले आई थी, कि 60% से ज़्यादा इक्विटी फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाते। ओके। जबकि वो काफ़ी प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं। तो इसका मतलब है कि जो हमारी इंडेक्स हैं, चाहे वो निफ्टी स्मॉल कैप है, निफ्टी 50 है, निफ्टी लार्ज कैप है, वो भी अपने आप में एक बहुत फॉर्मिडेबल इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स हैं। आप उसको हल्के में मत लो, उसको हल्के में नहीं ले सकते आप। तो आपको जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, तो डेफिनेटली एक तो पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर को नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी आप पास्ट को देख करके किस तरीके से उस फंड ने अब तक परफॉर्म किया है, क्योंकि फंड का सारा परफॉर्मेंस मैटर करेगा मैनेजर के ऊपर, जो फंड मैनेजर है। तो थोड़ा सा देख सकते हैं आप किस तरीके से फंड चल रहा है, क्या उसका लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है। 1-2 महीने का या 3 महीने का कभी मत देखिएगा रिटर्न, वो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। थोड़ा लॉन्ग टर्म उसको समझने की कोशिश करिए। और सबसे अच्छा रहेगा कि आप कुछ फंड्स पे डिवाइड करके रखें अपने पैसे को, बजाय किसी एक फंड में ही सारा डालने के। स्मॉल कैप में भी करना है तो स्मॉल कैप कई फंड्स हो सकते हैं अलग अलग कंपनियों के, थोड़ा सा डिवाइड करके रखें। ओके, सो मतलब आपने ये चीज़ कहा कि एक रिसर्च पब्लिश हुआ था जिसमें बेसिकली अगर आप एक स्मॉल कैप फंड खरीदते हो तो उसमें अगर वो पिछले कुछ पीरियड का एक बेंचमार्क उन्होंने सेट किया है कि लेट्स से कि इसने 18% रिटर्न दिया, तो 60% केसेस में जी वो 18% नहीं रीच करेगा, हो सकता है 15 या 16 में स्टॉप हो जाए। बिल्कुल हो सकता और 40% केस में हो सकता है कि 18% को बीट कर ले। बिल्कुल हो सकता है। ओके, तो मतलब पास्ट के जो परफॉर्मेंस है दैट इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। हाँ, इस वजह से मतलब इंडेक्स फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना अच्छा रहता है। हाँ,
मतलब एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज अपने वेल्थ को, अपने इन्वेस्टमेंट्स को आप इंडेक्स फंड में डालो, क्योंकि वो एक बैलेंस आउट का काम करेगा। बैलेंस आउट का काम करेगा। जो भी आप पैसा म्यूचुअल फंड्स में डालना चाहते हैं तो उसमें इंडेक्स को जरूर इंक्लूड कर लें। हाँ, सो ये जो स्मॉल कैप होता है ये मिड कैप और लार्ज कैप से ज्यादा रिटर्न देता है, राइट, ऑन एन एवरेज। मतलब जितना मैंने देखा था कि लार्ज कैप का आई थिंक 12% ऑन एन एवरेज बोलते हैं, ऑब्वियसली ये फ्लक्चुएट होते रहता है जी। और मिड कैप का 15% और स्मॉल का 18% के आसपास ऑन एवरेज। क्या रीजन है कि ये स्मॉल कैप का ज्यादा होता है? स्मॉल कैप फंड का मतलब है कि वो छोटी कंपनीज हैं। हाँ। उसके अंदर छोटी कंपनी मतलब मार्केट कैप के हिसाब से छोटी हैं। अब उनकी मार्केट कैप छोटी होने के बाद भी कई सौ करोड़ में या हजारों करोड़ में हो सकती है। हाँ। और लार्ज कैप का मतलब है कि उसकी तो खैर लैक्स ऑफ करोड़ में चली जाती है, ट्रिलियन रुपीज में चली जाती है। स्टॉक मार्केट में एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जो स्टॉक की प्राइस मूव करेगी वो कंपनी के रिलेटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से मूव करेगी। रिलेटिव परफॉर्मेंस का सिंपल से क्या मतलब है कि कंपनी का साइज क्या है और उसका परफॉर्मेंस उस साइज के हिसाब से कितना बढ़ा या घटा है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंपनी है जिसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ है, हाँ। उसके जो भी परफॉर्मेंस बढ़ा है उससे 5,000 करोड़ का इंक्रीज हुआ है। 5,000 करोड़ इज अ बिग अमाउंट, बट उसकी परसेंटेज के हिसाब से दैट इज 5%। तो 5% का ही चेंज रिफ्लेक्ट करेगा उसकी स्टॉक प्राइस में। अब वहीं पे एक छोटी कंपनी है जिसका साइज है 1,000 करोड़, उसके अंदर जो भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ तो उससे 500 करोड़ उसमें वैल्यू ऐड हुई। वो 500 करोड़ 5,000 करोड़ के सामने एब्सोल्यूट टर्म्स में छोटा जरूर है, बट रिलेटिव टर्म्स में वो उसका 50% है। तो वहां पे स्टॉक प्राइस 50% फ्लक्चुएट कर जाएगी। इस वजह से स्मॉल कैप्स किसी भी पॉजिटिव चेंज को या नेगेटिव चेंज को, दोनों को ज्यादा रिस्पॉन्सिव रहते हैं बजाय लार्ज कैप्स के। तो लार्ज कैप्स को जो स्टेबल कंसीडर किया जाता है उसका रीजन ये है कि उनमें कई हजार करोड़ की भी ऊपर नीचे की जो चेंजेस होते हैं वो इतना इफेक्ट उसकी प्राइस पे नहीं लाते। राइट। और यही लॉजिक है ना कि जैसे बड़ी इकोनॉमी भी हो गई, जैसे यूएस हो गया तो उसकी 30 ट्रिलियन प्लस इकोनॉमी है। एग्जैक्टली। तो यूएस भी ग्रो हो रहा है लेकिन उसका जो परसेंटेज है सिर्फ 2% है। Exactly. बट इंडिया वहीं पे 8% पे ग्रो कर रहा है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी छोटी इकोनॉमी है। तो इंडिया ये है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि लाइक ये स्मॉल कैप कंपनीज के पास एक्सपांड करने के लिए अभी पूरा संसार है। हाँ डेफिनेटली। अब लार्ज कैप कंपनी, सपोज हम किसी बड़ी एफएमसीजी कंपनी की बात करें, वो कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो जितना पेनिट्रेशन अचीव कर सकते थे वो कर चुके हैं। आपको सैचुरेशन आ चुका है। हर गांव नुक्कड़ में हर दुकान पे उनका प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब उनका जो इंक्रीज इन रेवेन्यू है या जो फर्दर उनकी ग्रोथ को आगे बढ़ा सकता है, राइज इन पॉपुलेशन, क्योंकि प्रोडक्ट तो ऑलरेडी पूरा डिमांड में। तो बट छोटी सी जो कंपनी है उसको अभी मार्केट पेनिट्रेट करना है, उसको अभी शुरू करना है। इसको आप स्टार्टअप से भी कंपेयर कर सकते हैं। स्टार्टअप्स क्यों पॉपुलर हो रहे हैं या स्टार्टअप फंड्स या स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स क्यों पॉपुलर हो रहे हैं? क्योंकि वो अभी मार्केट टैप करने जा रहे हैं। कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए या कुछ लेकर आए और मार्केट को टैप करना शुरू करेंगे। अभी उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे ही मार्केट टैप करना शुरू करेंगे तो उनकी वैल्यू बननी शुरू हो जाएगी। अब ये जो कंपनीज हैं ये एग्जैक्ट स्टार्टअप्स नहीं है बट हैं छोटी। ये भी अभी अपनी जो बड़ी जर्नी है उसको शुरू कर रहे हैं और रेगुलेटेड वे में शुरू कर रहे हैं। आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन इनकी रहती है। बहुत ज्यादा वैल्यू अनलॉक करना बाकी है एक तरीके से कह सकते हैं इनके लिए। सो ठीक है, तो मतलब स्मॉल कैप्स का समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि लाइक स्टॉक मार्केट में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो उसको अक्सर बहुत ज़्यादा रिस्की माना जाता है कि स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे बहुत जल्दी हो सकता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप शायद अपने पैसे गंवा सकते हो। हर किसी के घर में एक ना एक होता है केस जी कि ये नाना जी, ये मामा ने, ये चाचा ने इतने पैसे डुबा दिए स्टॉक मार्केट में। तो सर इसमें क्या स्किल सेट चाहिए होता है और किस इंसान को, किस टाइप के लोगों को आप ये रेकमेंड करोगे और इसको सही तरीके से करने का क्या तरीका है? डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में अगर हम जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम स्टॉक्स खुद सिलेक्ट करेंगे, खुद बाय करेंगे। हम फंड मैनेजर से नहीं अपने फंड को मैनेज करवा रहे। सबसे पहले तो आपको पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। पोर्टफोलियो हमें पता है कि स्टॉक्स का कलेक्शन है, जितने भी स्टॉक्स मेरे पास हैं वो मिलकर मेरा पोर्टफोलियो बनाते हैं। गुलदस्ता। अब गुलदस्ते से एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम एक बुके देखें तो बुके के अंदर कई तरह के फ्लावर्स होते हैं। येलो फ्लावर हो सकता है, रेड फ्लावर हो सकता है, वाइट फ्लावर हो सकता है और कुछ ग्रीन एलिमेंट्स भी उसके अंदर होते हैं। बट वो हैफिजर्ड या रैंडम नहीं होते। हर फ्लावर, हर स्टिक जो एक बुके में लगाई जाती है वो उस बुके को वैल्यू ऐड करती है, जिससे उसकी सुंदरता और इंक्रीज होती है। ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो है। जो भी स्टॉक्स आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर रहे हैं वो आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू ऐड करना चाहिए। आपके पोर्टफोलियो को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना चाहिए, कहीं ना कहीं बैलेंस आउट करना चाहिए। राइट। तो आप किसी भी तरह का पोर्टफोलियो क्रिएट करिए, आप चाहे लार्ज कैप करिए, आप मिड कैप करिए, स्मॉल कैप करिए। अगर आप एक पोर्टफोलियो कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे
तो डेफिनेटली आप एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने रैंडमली हैफिजर्डली इधर उधर से स्टॉक्स, किसी ने, मामा ने बताया, किसी ने चाचा ने सुनने बताया, पे, हाँ। दोस्त ने बताया, या कहीं कोई टिप आ गई, कुछ आ गया, या वो जो आप कैची थंबनेल्स होते हैं कि ये स्टॉक इतना बढ़ सकता है, वो तो वो अब एक अनबैलेंस पोर्टफोलियो, उसका कुछ नहीं कह सकते कि वो कौन सा चलेगा, क्योंकि किसी भी थीम पे या किसी भी कॉन्सेप्ट पे वो पोर्टफोलियो बेस्ड नहीं है, उसका प्रॉफिट लॉस रेशियो पूरा डिस्टरप्टेड है। हाँ, तो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिंग की तरह ही हो जाता है फिर, एक देखा जाए तो। मतलब ट्रेडिंग से तो कम रिस्की ऑब्वियसली, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, बट फिर भी लाइक वो थोड़ा सा ज्यादा लक के सहारे आप ज्यादा चल रहे हो। बिल्कुल, जैसे ट्रेडिंग में भी आप काफी हद तक ब्लाइंड हो, इस पोर्टफोलियो में भी आप काफी हद तक ब्लाइंड हो। अगर ब्लाइंड नहीं भी तो ब्लर्ड विजन तो है। हाँ, और इस वजह से लाइक आप में भी, और सर इसमें ऐसा भी होता होगा ना कि काफी सारे लोग डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे, बिकॉज जो हम हॉरर स्टोरी सुनते हैं हर किसी के घर पे जो होते हैं कि उन्होंने लाइक करोड़ों रुपए गवा दिए, तो वो ऑब्वियसली पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट थोड़ी ना कंगाल हो गया है जी। वो इसीलिए हुआ होगा क्योंकि उन्होंने शायद एक या दो ऐसी कंपनीज चुन ली रहेगी, उसमें अपना पूरा सारे अपने एग्स इन वन बास्केट ही डाल दिया होगा। बिल्कुल। और फिर वो क्रैश कर गया बिकॉज उसका कोई, लेट्स से कि कोई कंपनी का स्कैम बाहर निकल के आ गया, राइट? डेफिनेटली अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो मेरे ख्याल से 20-22 साल पहले देयर वाज अ बिग सॉफ्टवेयर कंपनी, अचानक से, बहुत बड़ी कंपनी थी, अचानक से उनके ओनर ने एक दिन खड़े होकर कहा कि हमारी तो वी आर बैंकरप्ट, हम पे कोई पैसे नहीं है। कुछ टाइम पहले एक बैंक में भी ये सब चीज़ें डेवलप हुई थी। अभी भी रिसेंटली हमने देखा है कि एक बहुत ही पॉपुलर कंपनी थी उसके अंदर। तो ये स्कैम्स या ये इस तरह के खुलासे, या इसको स्कैम ना भी बोलें, ये बिजनेस की प्रॉब्लम भी हो सकती है कि बिजनेस उन्होंने करनी है, तो फाइनली एक बिजनेस ही, उन्होंने कोशिश करी, नहीं चल पाया, कुछ टाइम तक इन्वेस्टर्स के सामने रोजी पिक्चर रही, और फाइनली जब वो खुलकर आती है असली पिक्चर, तो वो सारा डिजास्टर होता है। लेकिन इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वही जो आपने कहा कि डोंट पुट योर एग्स इन वन बास्केट, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, गुलदस्ता बनाओ, गुलदस्ता बना लो, उसको एक ही डंडी लेके मत चलो। अपने पोर्टफोलियो में कोई भी बायस क्रिएट मत होने दीजिए, उसको टिल्ट मत होने दीजिए किसी भी एक तरफ। अगर आपने इक्वल इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, कोई स्टॉक नहीं चल पाया आपके पोर्टफोलियो का, इट्स ओके, नहीं चल पाया, ये तो होगा ही, हर स्टॉक थोड़ी चल सकता है आपके पोर्टफोलियो का। और अगर वो कंपनी बंद भी हो गई, कितना भी बड़ा स्कैम उसके अंदर निकल आया, कुछ भी हुआ, आपको फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी आपका पोर्टफोलियो हेल्दी रहेगा। जिस समय ये स्कैम्स डेवलप भी हुए हैं, जब भी हुए हैं, अगर किसी बैंक में हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि सारे बैंक्स के अंदर साथ हुआ, वो उस एक पर्टिकुलर बैंक में था। किसी भी इन्वेस्टर का अगर ओवर एक्सपोजर उस पर्टिकुलर स्टॉक में रहा होगा तो उन्हें डेफिनेटली फर्क पड़ा होगा। अगर लेकिन उन्होंने बैलेंस आउट करके चले होंगे तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। अच्छा, मार्केट में ना एक स्कैम बहुत चल रहा है और मुझे लगता है कि काफ़ी लोग इसके शिकार बन जाते हैं, और इसके बारे में तो अवेयरनेस लाना ही चाहिए कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे, और स्पेशली वो लोग फंसते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट में जा तो रहे हैं लेकिन उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और शायद से उनका सपना भी बहुत बड़ा है, राइट? उनको ऐसा है कि हमें कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने, वो लोग ज़्यादा फंसते हैं ऐसे स्कैम में। तो होता क्या है मार्केट में कि जैसे एक पर्टिकुलर कोई कंपनी आ गई और आपने उसके बारे में कभी कुछ नहीं सुना है, लेकिन अचानक से विद इन लाइक 2-3 मंथ्स जगह जगह पे आप उस कंपनी की बात सुनने लगोगे। बहुत सारे लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हो गए, न्यूज़ में भी वो कंपनी आ रही है काफ़ी एकदम से। अब वो कंपनी 2 महीने में आई है, उसके पहले किसी को नहीं पता था, और उसका हाइप इतना क्रिएट हो रहा है कि उसका स्टॉक मार्केट का जो प्राइस है वो एकदम से शूट हो गया। अब आप उस हाई प्राइस में खरीदते हो और काफ़ी ज़्यादा खरीदते हो। आप सोचते हो कि यार मैं इसके ना 1000 यूनिट्स खरीद लेता हूँ, 100 यूनिट्स खरीद लेता हूँ, और आप बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगा लेते हो, और फिर लास्ट में पता चलता है कि जैसे आपने पैसा लगा 1 हफ्ते में फुस, इस उम्मीद में कि वो बढ़ता रहेगा, वो और बढ़ेगा, वो तो अभी चांद तक जाना है उसको, है ना? अब तो जस्ट वो लॉन्च हो रहा है, अब तो चांद तक जाना है उसको। तो हम ये कहानियां सुनते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन की वजह से वो अरबपति बन गए, एक कंपनी की वजह से। एक कंपनी जिंदगी बदल सकती है जी, राइट? तो इसी उम्मीद में, और हो सकता है कि ये जो कंपनीज है जो इस तरह का इन्फ्लुएंसर्स को पैसा देके प्रमोशंस करवाते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स भी वही सपने उन तक पहुंचाते हैं जी, राइट? तो ये क्या स्कैम है, क्या इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं, और इससे कैसे बचा जाए? किसी भी कंपनी का प्रमोशन पैसे देके कराया जा सकता है, या दूसरा सबसे सिंपल तरीका है कोई भी गलत इंफॉर्मेशन फ्लोट कर दीजिए। हाँ, किसी को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। हाँ,
कोई गलत इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो गई तो सबको लगेगा कि ये इन्फॉर्मेशन शायद सही है, क्योंकि सीधा अगर वो टॉप मैनेजमेंट से आ रही है तो हमें इतना ज़्यादा उसके बारे में जो भी मैनेजमेंट कहेगा हमें उस बात को मानना पड़ेगा। और बहती गंगा में हर किसी को हाथ सबको धोना है। अच्छा सारा लगता है क्रिएटर मतलब हर क्रिएटर फिर उस पे वीडियो बनाने जी, लगता है। और सबको अच्छा भी लगता है, इन्वेस्टर्स को भी अच्छा लगता है कि ये स्टॉक भाग रहा है तो चलो इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जब तक भागेगा इसके रनअप का हम फायदा उठा लेंगे। बट फाइनली वही होता है कि वो कई बार नेगेटिव उसमें कन्वर्ट हो जाता है। बहुत ईजी तरीके से इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो जैसे अगर हम टाइटन का एग्जांपल दें राकेश झुनझुनवाला जी का, कि एक स्टॉक ने उन्हें अरबपति बना दिया, या कोई एक स्टॉक हो सकता है जो अरबपति बना सकता है, और डेफिनेटली ऐसा हो सकता है क्योंकि उनके साथ हुआ है। समझने वाली बात यह कि एक ही स्टॉक नहीं होगा जो अरबपति बनाएगा। झुनझुनवाला जी ने कभी एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करा, उनके पास पूरा पोर्टफोलियो था, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो था, जिसमें से वो एक स्टॉक चला। अच्छा, तो ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करा था। हाँ। और अगर आप चाहें तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के जो पोर्टफोलियोज हैं वो डिस्क्लोज्ड होते हैं, उनको सर्च किया जा सकता है, जहां भी इनकी बड़ी होल्डिंग्स है वो दिख सकते हैं। तो इनके पास भी बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं और बहुत सारे नॉन परफॉर्मिंग स्टॉक्स भी होते हैं। बट क्योंकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाया गया था और किसी ना किसी लॉजिक पे वो सारे स्टॉक सेलेक्ट करे गए थे, उसमें से जो चल जाता है फिर वो कहानी बन जाता है, वो किस्सा बन जाता है, और हमें लगता है कि सिर्फ यही पे उनका फोकस रहा, बट ऐसा नहीं था। सिर्फ उसी पे उनका फोकस नहीं था, वो पूरा तरीके से डाइवर्सिफाइड था। दूसरा, किसी भी तरह की नेगेटिव इन्फॉर्मेशन या किसी भी तरह की गलत इन्फॉर्मेशन अगर आ रही है, उससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि ज़्यादातर जगह अगर एक ही कंपनी की बात होनी शुरू हो जाती है तो थोड़ी सी रिसर्च तो आपको खुद भी अब करनी पड़ेगी। थोड़ा सा तो आपको खुद भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर बात न्यूज़ चैनल तक भी पहुंच गई है, जैसे कि अभी रिसेंटली आपने देखा हो तो एक कंपनी थी जो कि बहुत रैपिडली ग्रो कर रही थी और उसके बाद उसके अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज निकल कर आए। ईवी जी, हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली। और ईवी सेक्टर से थी और सेबी को खुद उसमें इंटरवीन करना पड़ा और सेबी ने ही वो सारा खुलासा करा कि किस तरीके से वो चला था। इसको तो कोई बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या चल रहा है ये कोई भी नहीं बता सकता। और अगर मैं भी जाऊंगा या आप भी जाएंगे और आप मालिकों से बात करेंगे तो आपको रोजी पिक्चर ही प्रेजेंट करेंगे। और जो अकाउंट स्टेटमेंट्स होते हैं उसको भी काफी हद तक फैब्रिकेट किया जा सकता है। फैब्रिकेट किया जा सकता है। वो तो जब पता चलेगा कि उसमें वो फैब्रिकेशन थी तब तक तो सब कुछ हो चुका होगा। तब तक तो जो पैसा इधर उधर होना है वो हो चुका होगा। उसका वही गुरु मंत्र है उससे बचने का कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, इमोशनल इन्वेस्टिंग में ना पड़ जाए गलती से भी। किसी भी स्टॉक की कितनी भी बात हो रही है, क्योंकि मैं ऐसे इन्वेस्टर्स देख चुका हूं जो इमोशनल इन्वेस्टिंग पे होकर के उन्होंने अपने सारा पोर्टफोलियो बेच करके किसी एक स्टॉक में लगा दिया। मार्केट एक तरफ भागता रहा और उनका पोर्टफोलियो वहीं का वहीं रुका रहेगा क्योंकि वो एक स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा। एंड दिस इज वेरी पेनफुल। मतलब कुछ भी कहिए, आप कितना भी उनके बारे में बोलो या कुछ भी करो, बट उनका हार्ड अर्न मनी था। उनको पूरा अधिकार था उस पर रिटर्न कमाने का, बट सिर्फ एक इमोशनल इन्वेस्टिंग में पड़ करके वो सारा का सारा। राइट। सो बाय इमोशनल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे उन्होंने 5 साल इन्वेस्ट किया और उन्होंने अच्छा खासा उनका कंपाउंड हो रहा था, बट उन्होंने ये चीज़ देखा कि वो यार यहाँ पे तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मैं विद इन 2 months इतना अच्छा कमा सकता हूँ जी। तो उन्होंने सारा पैसा निकाला और वहाँ पे फटाफट लिक्विड पैसा होता है ये, तो निकाला, सीधा अपनी कंपाउंडिंग को रोकी जी, निकाल के वहाँ पे डाल दिया, जस्ट बिकॉज उनको वो सपना दिखा। बिल्कुल। और उन्होंने मे बी लाइक बहुत सारे क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, न्यूज़ रिपोर्ट्स ये सब देखे और वहाँ पे पूरा पैसा डाल दिया। तो उन्होंने अपने प्रिंसिपल को ब्रेक किया, जो डाइवर्सिफिकेशन का प्रिंसिपल है, जो गोल्डन रूल है, उसको ब्रेक कर दिया, डिसिप्लिन को ब्रेक कर दिया। आप पूरे कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट चले गए। हाँ, जो स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है आप उसके अगेंस्ट चले गए तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी अगेंस्ट ही मिलेगा। और एक बात और है, कोई कितना भी कह ले कि मेरे पास इसकी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन है, मुझे इसकी इनसाइड इन्फॉर्मेशन है, मुझे उसने बताया, इसने बताया, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 99% वो इनसाइड इन्फॉर्मेशन गलत होगी। तो सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन पे ही ट्रस्ट करें जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। राइट। वो कहावत है ना कि भरोसा और लालच दो ही तरीके से इंसान फंसता है। या तो आप किसी पे बहुत ज्यादा भरोसा कर दो और अपने गोल्डन रूल्स को भूल जाओ, या तो आप लालच में आ जाओ कि और यार ये बोल रहे हैं भाई मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, रैक्स टू रिचेस कहानियां तो हमने सुनी है। तो उनमें भी टाइम लगता है। हाँ, उन्होंने भी वो कहानियां भी सब नहीं, वो तो अभी आपने एक्सप्लेन कर ही दिया ना कि वो रैक्स टू रिचेस है ही नहीं जी। वहां पे भी उनका परसिस्टेंस लगा है, उनका जो एक्टिव इनकम प्लस पैसिव वेल्थ क्रिएशन दोनों का वो मिश्रण है। एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि वो मतलब एक स्टॉक उठाया और वो सीधा करोड़पति बन गए। वो कोई अलादीन का चिराग नहीं था, वैसा हो ही नहीं सकता। दैट इज जस्ट नॉट स्टेटिस्टिकली पॉसिबल, राइट? सो यस, ये काफी इंपॉर्टेंट है जो लोगों को समझना चाहिए। एक जो आम इंसान है, क्योंकि मैं इस तरीके से देखता हूं कि लोगों को हम क्या रास्ता दे सकते हैं जो उनके लिए सही है, राइट? मतलब उनके लाइफ के लिए वो चीज सही है।
वो उनकी जो पहचान है, उनके जो सेंस ऑफ पर्सनालिटी है, सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, उसके हिसाब से वो चीज़ जाए। बिकॉज क्या है कि लोगों को ऐसा लगता है कि अरे हमें अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो हमें इन्वेस्टिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा या हमें एक्टिवली ट्रेडिंग करना पड़ेगा। बट उनकी कला है, लेट्स से कि वो बहुत अच्छे मैनेजर है, लेट्स से कि वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वो चीज़ छोड़ के वो सीधा जंप कर लेंगे, चलो भाई मैं इन्वेस्टर बन जाऊंगा, चलो मैं वॉरेन बफेट बनूंगा, है ना। वॉरेन बफेट के तो मे बी खून में ही वो है, मे बी राकेश झुनझुनवाला के मे बी खून में ही वो है, लेकिन आपके खून में वो नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप वेल्थ क्रिएशन नहीं कर सकते, तो आपको एक ब्लेंडेड अप्रोच में जाना है। तो ये फिलॉसफी को ध्यान में रखते हुए क्या हम एक पाथ बना के दे सकते हैं लोगों के लिए कि जैसे अगर कोई एक इंसान है वो एक्टिवली अपने लाइफ पे फोकस करे, वो अपने स्किल्स को बढ़ाए और वो अपग्रेड करे, अपनी सैलरी, अपने इनकम को इंक्रीज करे, उसका एक अच्छा खासा परसेंटेज वो इन्वेस्टमेंट में डाले। कैसे डाल सकते हैं उसके बारे में हमने बात कर लिया। बट हो सकता है कि 5 या 10% लोग हैं जो एक्टिवली इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, मे बी हो सकता है 20% लोग हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरे तो भाई खून में ही फाइनेंस है, मुझे इसी में ही घुसना है। तो उनके लिए क्या बेस्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए स्टॉक मार्केट में स्टार्ट करने के लिए? जैसे आपने एग्जांपल दिया वॉरेन बफेट का या राकेश झुनझुनवाला का, तो मैं एक छोटी सी कहावत से इसकी शुरुआत करूंगा कि दूसरे की मर्सिडीज देख के कभी आप अपनी साइकिल नहीं तोड़ सकते, हाँ, वरना आप कहीं भी नहीं जा पाएंगे। हाँ। तो अगर उन्होंने कुछ करा है, अब वॉरेन बफेट की भी अगर हम बात करें तो उन्होंने बिजनेस किया है, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ इन्वेस्टर थे। हाँ, उन्होंने एक कंपनी चलाई है जहाँ उन्होंने लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया है, हेज फंड कंपनी, हेज फंड्स उन्होंने चलाए हैं और उससे उनको कमीशंस मिले हैं। हाँ, और इसके अलावा उन्होंने और कई बिजनेसेस में भी इन्वेस्ट किया है। राइट। तो अगर आप इन्वेस्ट करने भी बैठे हैं, इन्वेस्टिंग के लिए पैसा कहाँ से आएगा? हाँ, और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए मैं हूँ आज अपने सारे काम छोड़ करके प्योर इन्वेस्टिंग में अगर लग जाऊंगा तो मैं अपने घर के खर्चे कहाँ से चलाऊंगा? हाँ। एक आम आदमी की तरह मुझे तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो पूरी करनी है। आपको बाय करना है बाय करिए, सेल करना है सेल करिए, लेकिन अपना काम छोड़ के ये सब कुछ नहीं हो सकता। हाँ। और अगर किसी को लगता है कि उनको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा पकड़ है, कि वो काफ़ी अच्छे तरह से फाइनेंस को समझ सकते हैं, तो प्रोफेशनली भी फाइनेंस को किया जा सकता है। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको कहीं से तो पैसा चाहिए ना, मतलब कहीं से तो इनकम चाहिए। सिर्फ इन्वेस्टिंग के भरोसे या सिर्फ ट्रेडिंग के भरोसे तो आपकी लाइफ नहीं चल सकती। हाँ। आप जो पैसा इन्वेस्ट करोगे या जिस पे ट्रेड करोगे वो कहीं से तो आपको जनरेट करना पड़ेगा। आई थिंक सभी को उसके लिए काम तो करना ही पड़ेगा। राइट। इन्वेस्टमेंट लॉक इन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मंथली पे चेक्स आ रहे हैं। इट इज गॉन। इन्वेस्टमेंट वही जैसे हमने किया था कि इट इज पैसिव वेल्थ क्रिएशन। उसमें आप पैसे को यूज नहीं कर सकते बीच में। तो पैसिव इनकम या एक्टिव इनकम और वेल्थ क्रिएशन में यही फर्क है। वेल्थ क्रिएशन का पैसा फाइनली एक बार यूज होगा। राइट। सो आप, बिकॉज यू आर एन एनालिस्ट, सो आप किस तरीके से, आप कौन से व्हीकल्स, कौन से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, कौन से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को आप ज़्यादा प्रेफर करते हो इन योर एक्सपीरियंस? हमारा पूरा फोकस रहता है स्मॉल कैप्स पे। भारत इज अ ग्रोइंग कंट्री, तो वी फोकस ऑन ग्रोथ। ग्रोथ का सिंपल सा मतलब है कि छोटी कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं जो कि अभी ग्रोथ फेज ले सकती हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि वो अभी अपने मार्केट्स को, अपने बिजनेस को स्केल अप कर सकती हैं। हाँ। तो हम उस जर्नी को राइड करने की कोशिश करते हैं। ओके। तो हमारा जो भी पोर्टफोलियो रहता है या जो भी मेरे मॉडल पोर्टफोलियोज भी रहते हैं या जिस तरीके से भी हमारी स्टॉक रिकमेंडेशंस रहती हैं, वो सारी की सारी ग्रोथ पे ही फोकस्ड होती हैं। इसको हम मल्टीबैगर कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रोथ में जो कंपनीज हैं वो कई गुना ग्रो करने का पोटेंशियल रखती हैं। तो इनको ग्रोथ पोर्टफोलियोज, मल्टीबैगर पोर्टफोलियोज या एग्रेसिव पोर्टफोलियो भी कहा जाता है। सो मल्टी बैगर का मतलब क्या हुआ? मल्टीबैगर इज सिंपली अ टर्म जिसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर जो कंपनी है ये कई गुना मल्टीप्लाई कर सकती है। अगर हम बिल्कुल बाय डेफिनेशन देखें तो डबल तक अगर वो मल्टीप्लाई करती है, ट्रिपल भी हो जाती है, तो उसको मल्टीबैगर कहते हैं कि मल्टीफोल्ड वो कंपनी इंक्रीज हुई है। ओके। सो अगर आप मतलब प्रॉपर तरीके से एक एक स्टॉक पिक करते हो और अपने गुलदस्ते को ऐसे बनाते हो कि आपने सेफ्टी नेट भी क्रिएट किया है, बैलेंस आउट भी क्रिएट किया है, प्लस आपने मल्टी बैगर स्टॉक्स, पोटेंशियल मल्टी बैगर्स को भी आपने परचेस किया है, शेयर्स उनके जी। तो मतलब आपको काफ़ी अच्छा परसेंटेज मिल सकता है बिकॉज ऑफ दोज मल्टी बैगर स्टॉक्स जो खींच लेंगे आपका पोर्टफोलियो। जी। वैसे तो अगर हम देखें तो पास्ट परफॉर्मेंस से हम फ्यूचर रिटर्न्स की तो कोई भी इक्वेशन नहीं बिठा सकते। हाँ। क्योंकि इट्स अ डायनामिक लैंडस्केप। Right. तो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, अभी हमने जैसे कि देखा जो ये भारत पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन्स हुई, हाँ। तो हम डिफेंस स्टॉक्स की बात करते थे। हाँ। कि डिफेंस स्टॉक्स और डिफेंस पे स्पेंडिंग हो रही। पहली बार लोगों को समझ में आया कि ये सिर्फ स्टॉक्स नहीं है, ये एक्चुअल कंपनीज हैं
जो एक्चुअल प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जिनकी वजह से 4 दिन आप अपने घर में शांति से बैठ पाए, जिन्होंने एक्चुअली परफॉर्म किया। तो ऐसे ये कंपनीज हैं जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, तो वी आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज। हम जो सिलेक्शन करते हैं यही सोच के करते हैं कि वी आर इन्वेस्टिंग इन दोज कंपनीज। जिस तरीके से ये अपने अपने पर्टिकुलर सेक्टर में ग्रो करेंगी, जिस तरीके से आगे बढ़ेंगी, तो हम भी उस ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं, और इसी तरीके से इस पूरे पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाता है। राइट। तो इसमें एक मोटा मोटा इंडस्ट्री डायनामिक देखा जाता है, जी, कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी पिछले 2-3 साल में एनवीडिया कंपनी एकदम से स्काई रॉकेट हो गई जी, और उसके पीछे रीज़न यही है कि अभी आज हम देख रहे इतने सारे LLMs, इतने सारे AI सॉफ्टवेयर्स निकल रहे हैं जो कि ग्राफिक कार्ड पे हैवी GPU यूज़ करते हैं, राइट। तो बेसिकली उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स यूज़ में आए और ऐसा एक ग्लोबल शिफ्ट हुआ कि उन कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई और इसीलिए उनके शेयर्स के रेट्स बढ़ गए। तो अगर आपके पास एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग है कि ये इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी और कंट्री की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में मूव हो रही है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप एक बेहतर जज कर सकते हो। बट वो तो सिर्फ एक ही पहलू है। डेफिनेटली यहाँ से हम इकोनॉमी के अंदाजे लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम 2016 में भी देखें, 2016 में जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार एक इंटरनेशनल ग्रीन समिट को एड्रेस किया था, तो वहाँ उन्होंने पहली बार सोलर एनर्जी की बात करी थी। अगर वहाँ से कोई इन क्यूज़ को पिकअप करता, और ये 2016 की बात है, 2016 से आज 2025 में देखिए सोलर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पे हम कितना आगे आ चुके हैं। तो इकोनॉमी के डायरेक्शंस ऐसा नहीं है कि ये कोई छुपे हुए डायरेक्शंस होते हैं या ये कोई सीक्रेट्स होते हैं, ये बिल्कुल हमारे सामने होते हैं। आपको अवेयर होना है, आपको अवेयर होना है और इतना समझना है कि आज नहीं है ये चीज़ सामने, बट आएगी। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बट इसके अलावा हम पिछले कई सालों में देख चुके हैं। जैसे हमने देखा डिफेंस में बहुत स्पेंडिंग हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रेलवेज में, और मुझे ऐसा लगता है कि भारत में तो, इंडिया में कोई सेक्टर ऐसा होगा जहाँ पे स्पेंडिंग नहीं हो रही होगी। एंड आई थिंक कि इंडिया इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू, अगर ओनली नहीं तो वेरी फ्यू कंट्रीज में से एक होगी जहां पैन डेवलपमेंट चल रहा है, मतलब ऑल ओवर डेवलपमेंट है। हर सेक्टर, किसी भी सेक्टर को छोड़ा नहीं जा रहा है। तो इनके अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब जैसे कि एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह मैं तो फाइनाइट हूँ, मेरी तो लिमिटेड स्किल सेट है। मैं एक काम कर सकता हूँ, एक ही जॉब को समझ सकता हूँ या एक बिजनेस कर सकता हूँ। बट इन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, इस तरह के कंपनीज में इन्वेस्ट करके, मैं डिफरेंट सेक्टर्स की ग्रोथ का भी फायदा उठा सकता हूँ। हो सकता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को बिलोंग करता हूँ, जैसे मैं फाइनेंस सेक्टर को बिलोंग करता हूँ, बट अगर मैं किसी और सेक्टर की कंपनी में इन्वेस्ट करूँ तो मैं उस ग्रोथ का भी फायदा उठा सकता हूँ। राइट। मुझे वो बिजनेस रन करने की जरूरत नहीं है, मुझे वो बिजनेस रन करने की समझ नहीं है, बट बिजनेस की समझ है। मैं उस सेक्टर को समझ सकता हूँ। सो आप अपने पैसे को वहां पे काम करने के लिए लगा रहे हो। जी, काम करने के लिए लगा रहे हैं, और छोटी सी सही पार्टनरशिप परचेज कर रहे हैं उसके अंदर। चाहे मैंने 100 शेयर ही खरीदे, एक छोटी सी पार्टनरशिप उस कंपनी में इंट्रोड्यूस करी, ताकि अगर वो कंपनी ग्रो करती है तो मैं भी उसके साथ प्रोपोर्शनेटली उतना ग्रो कर जाऊं। राइट। हाँ, ये माइंडसेट आई थिंक लोगों का अभी धीरे धीरे करके थोड़ा जी कंसोलिडेट हो रहा होगा कि ये स्टॉक मार्केट क्या है। लेकिन आपने कहा कि आप स्मॉल कैप फंड्स को ज़्यादा प्रेफर करते हो, लेकिन ये स्मॉल कैप फंड्स में ज़्यादा रिस्क भी होता है। तो क्या ये कॉमन इंसान के लिए सही है, क्या है करके? और जो स्मॉल कैप टाइप के कंपनीज में भी आप मे बी लाइक आप उन कंपनीज से अपना इंडिविजुअल स्टॉक पोर्टफोलियो बनाते हो, तो क्या ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है? और स्पेशली अभी आप अभी 20s में तो हो नहीं, तो क्या लॉजिक है इसके पीछे का? रिस्की वो हर चीज़ है जिसको हम समझ नहीं सकते। मैं आपको एक बड़ा प्रैक्टिकल सा एग्जांपल देता हूँ इंडियन सिनेरियो के हिसाब से। क्रिकेट का जैसे गेम होता है, इसके कई फॉर्मेट्स होते हैं। इसमें एक टेस्ट क्रिकेट होता है जिसको 5 दिन तक खेला जाता है। इसके अंदर एक वनडे मैच भी होता है जिसको 50-50 ओवर सुबह से शाम में ख़त्म हो जाता है। फिर एक 20-20 मैच भी होता है, एक शाम में ख़त्म हो जाता है, और कई जगह 10 ओवर का भी मैच खेला जाता है। अब वही पिच होती है, वही प्लेयर्स होते हैं, वही बैट, वही बॉल, ऑलमोस्ट रूल्स भी वही रहते हैं, बाउंड्रीज सब कुछ वही रहता है। लेकिन हर तरह के फॉर्मेट को खेलने का माइंडसेट अलग है, उसको खेलने का तरीका अलग है। अगर आप टेस्ट मैच में 2020 के माइंडसेट के साथ उतर जाएंगे या 2020 के मैच में टेस्ट मैच के माइंडसेट के साथ उतरेंगे, तो डेफिनेटली अब पूरा गेम आपके लिए रिस्की हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड द रूल्स कि किस कॉन्सेप्ट के साथ आपको खेलना है। आप कितने भी स्किल सेट पोजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरीके से काम करता है। जिस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को, एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं और जिस तरीके से हम एक स्मॉल कैप पोर्टफोलियो को बैलेंस करते हैं, ये दोनों थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं। हालांकि स्टॉक्स वही हैं, इन्वेस्टमेंट्स वही हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो डाइवर्सिफिकेशन के हैं और जिस तरीके से होल्डिंग पीरियड के हैं वो सब वही रहते हैं, बट रिस्क मैनेजमेंट दोनों का थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। सो कह सकते हैं कि जैसे ये जो
स्मॉल कैप फंड्स का जो पोर्टफोलियो है, ये बेसिकली एक व्हीकल है, एक गाड़ी है. अब जब आप गाड़ी चलाते हो तो उसमें भी रिस्क होता है कि आप उसको ठोक दो. बट अगर आपको मालूम है कि भाई गाड़ी कैसे चलाते हैं, तो गाड़ी आपको तेज आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा भी देगी. जी. राइट. तो अगर आपको थोड़ा फास्ट उस डेस्टिनेशन तक पहुंचना है और आपको गाड़ी चलाने आती है ना, गाड़ी चलाना इज नॉट रॉकेट साइंस, बट आपने सीखा, आपने 14 दिन डाल के आपने अपने जो आपका ड्राइविंग क्लास है वो अटेंड करके आपने सीखा, फिर आपने प्रैक्टिस किया. जी. तो कहाँ आपको पे एक किस फास्ट वो मिल स्पीड में जाएगा. कितनी गाड़ी चलानी है वो आपको पता होना चाहिए. हाँ. कार वही रहेगी बट रोड और रूल्स थोड़े से चेंज हो जाएंगे. राइट. सो अगर स्मॉल कैप को कंपेयर करें लार्ज और मिड कैप के साथ, तो क्या डिफरेंस है रिस्क मैनेजमेंट में? रिस्क मैनेज करने का सिंपल सा मतलब क्या है कि हमें अपना प्रॉफिट ऊपर रखना है और लॉसेस को कम रखना है. यानी कि अगर मैं कुछ पैसे घर ले जा रहा हूँ तो मैं प्रॉफिट में हूँ, मेरा रिस्क मैनेज्ड है. इस रिस्क के मैनेजमेंट का तरीका लार्ज और स्मॉल कैप में इस तरीके से डिफरेंट है कि लार्ज कैप्स में या किसी भी पोर्टफोलियो में, अगर हमने एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो क्रिएट किया है, या मान लीजिए मैंने कोई ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट किया है जहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि मेरा जो बढ़ता हुआ स्टॉक है वो कितना ऊपर जा सकता है. क्योंकि जब आप पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे तो कुछ स्टॉक्स आपके बढ़ेंगे, कुछ स्टॉक्स आपके गिरेंगे. बढ़ते हुए स्टॉक की डायनेमिक को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रॉफिट तो वहीं से जनरेट हो रहा है. अगर आप ये समझ सकते हैं कि आपका जब भी कोई स्टॉक बढ़ेगा तो वो कितना बढ़ सकता है. सपोज आपने सोचा कि मेरा कोई स्टॉक 30% या 40% तक बढ़ सकता है. हाँ. अगर मेरा गिरता हुआ स्टॉक 10% गिरा तो वो उस 30% में से 10% ले गया. हाँ. अब मेरा प्रॉफिट 20% रह गया. यानी कि मेरा जो प्रॉफिट था वो तो कैप्ड था 30% या 40% पे. मुझे रिस्क भी, यानी कि मेरा लॉस भी मुझे कैप करना पड़ेगा ताकि मैं प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं. अच्छा. ये तो हुआ लार्ज कैप पोर्टफोलियो का कॉन्सेप्ट. क्योंकि लार्ज कैप्स जनरली स्लो मूव करते हैं. वही जो हमने बात करी कि उनके पास बड़ा ग्रोथ के market एवेन्यूज इतने ज्यादा capitalization. नहीं होते. बड़े मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से वो पहले ही बहुत सैचुरेटेड लेवल पे काम करते हैं. अब हम स्मॉल कैप्स में आते हैं. स्मॉल कैप्स क्योंकि मल्टी बैगर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं और मल्टीपल टाइम्स ग्रोथ लेने का पोटेंशियल रखते हैं. यहाँ पे हमें फोकस रखना होता है बढ़ते हुए स्टॉक पे. अगेन जैसे लार्ज कैप्स में था, हमें ये तो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक कितना ग्रो कर सकता है. तो अगर मैंने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो या एक ग्रोथ स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएट किया है तो सबसे पहली बात तो हर स्टॉक वहां मल्टी बैगर पोटेंशियल के साथ होना चाहिए. पोटेंशियल के साथ होना चाहिए. ये तय नहीं है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट हाँ पोटेंशियल होना चाहिए कि ये 5 चुनोगे तो मे भी 1 या 2 निकल के आएगा. बट पोटेंशियल होना चाहिए कि ये मेरा 5 गुना 10 गुना मल्टीप्लाई कर सकता है. अब यहाँ पे भी कुछ गिरते हुए स्टॉक्स होंगे. ऐसा तो है नहीं कि सारा पोर्टफोलियो परफॉर्म करेगा. बट गिरता हुआ स्टॉक अब आपके प्रॉफिट को कैप नहीं कर पाएगा. क्योंकि गिरता हुआ स्टॉक कितना लेगा, जितना आपने पैसा इन्वेस्ट करा है बस उतना ही उसके अंदर मैक्सिमम लॉस हो सकता है. लेकिन जो स्टॉक बढ़ रहा है वो कितना भी मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता है. हमने पास्ट में भी देखा है जो लार्ज कैप कंपनीज भी आपके सामने, वो कभी बहुत छोटी ही शुरू हुई थी. स्मॉल कैप से ही वो धीरे धीरे मिड कैप और फिर बड़े लार्ज कैप्स में बदलते हैं. तो आपका बढ़ता हुआ स्टॉक ये सारी चीज डिक्टेट करेगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना प्रॉफिट में रहता है. यानी कि जब आपको लॉस हो तो वो परसेंटेजेस में हो, जब आपको प्रॉफिट हो तो वो मल्टीपल्स में हो, वो मल्टीपल्स में हो. राइट. तो प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑटोमेटिकली आपके फेवर में शिफ्ट हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा इसमें कोई काट छाट भी नहीं करनी पड़ेगी. आपको कोई 10-10, 20-20% के उस पर कोई मूव भी नहीं करना पड़ेगा. ना इसके अंदर कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत है. बट पेशेंस के साथ और अच्छी रिसर्च के बेस पे ही पूरा पोर्टफोलियो क्रिएट होना चाहिए ताकि ये बैलेंस्ड रहे. सो ये कितने टाइम तक हमें, कितने टेन्योर के लिए रखना पड़ेगा? जहां तक मुझे लगता है कि कम से कम 5 साल तो किसी भी पोर्टफोलियो को या किसी भी स्टॉक को हमें होल्ड करना चाहिए. Okay. खासतौर से अगर हम छोटी कंपनीज की बात कर रहे हैं जो कि अभी बिजनेस एक्सपेंशन करेंगी, नए वर्टिकल्स डेवलप करने के उनके प्लान्स चल रहे हैं, मार्केट पेनिट्रेशन को करनी है, कुछ टाइम तो आपको कंपनी को देना पड़ेगा. राइट. लोअर सर्किट, अपर सर्किट, प्राइस फ्लक्चुएशन, इन सब बातों को साइड रख के कंपनी पे फोकस करिए. ये समझने की कोशिश करिए कि स्टॉक के पीछे एक कंपनी है जहां मैनेजमेंट्स हैं, एम्प्लॉइज काम करते हैं, वो प्रोडक्ट बनाते हैं. जब वो प्रोडक्ट बनेगा, आगे पहुंचेगा और जिस तरीके से वो मार्केट में अपनी अवेयरनेस फैलाएंगे, तो आई थिंक 5 years इज अ गुड टाइम जिसमें आप असेस कर सकते हैं कि आपके किसी पर्टिकुलर स्टॉक ने परफॉर्म किया या नहीं. राइट. आई थिंक ये काफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक्सपीरियंस्ड और वाइस और सिंपल स्ट्रैटेजी है, मैं कहूँगा. इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि बेल्स एंड विसल्स है, बल्कि प्योरली मैथमेटिकल प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी है कि बेसिकली कुछ कंपनीज है जो 4x 5x या 2x ग्रो कर सकती है. मल्टी बैगर्स, पोटेंशियल मल्टी बैगर्स है. तो उसका नॉलेज आपको होना चाहिए और वो कैसे लेना है उस पर भी हम बात करेंगे आगे, आप थोड़ा बताना. बट उसका आपको नॉलेज होना चाहिए. तो ये कंपनी आपकी
पिकर्स हैं, ये आपके स्टॉक पोर्टफोलियो को उठा देंगे, एग्जैक्टली। अब है ना? आपको ये नहीं पता कि कौन सी होंगी ये कंपनी, बट कुछ तो होगी। कुछ तो होंगी। हाँ। तो इसलिए वही कॉन्सेप्ट आता है कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे कोई भी एक कंपनी कितनी भी अच्छी लग रही हो, अगर मैंने पोर्टफोलियो टिल्ट कर दिया तो मैं 100% रिस्क पे एक्सपोज्ड हूँ। राइट, राइट, राइट। सो ये उठा देंगे। अब उसमें से समझो कि अगर आपने 5 स्टॉक पिक किए, 5 में से लेट्स से कि 2 ने उठा दिया और 3 बहुत है। एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये 2 ही आपके पोर्टफोलियो को सीधा मे बी लाइक पोटेंशियली 20%, 25% पे लाके खड़ा कर देंगे। डेफिनेटली, बिकॉज वो मल्टीपल्स में ग्रो कर रहे हैं। हाँ। और जो लॉसेज हैं या जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे Percentage में। वो परसेंटेज में है। राइट, राइट, परफेक्ट। सो आई थिंक ये हम उन लोग के लिए बात कर रहे हैं जो 20% लोग जिनके खून में फाइनेंस है, जी। वरना बाकी 80% लोग जो कि अपने लाइफ में लगे हुए हैं, उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा होनी चाहिए कि भाई आप अपने लाइफ में लगे रहो और आप अपना जो स्किल है, अपनी एक्टिव इनकम को बढ़ाओ और उसका एक परसेंटेज पैसिव इन्वेस्ट करो। बट अगर जो 20% लोग हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि हमारे तो खून में ही फाइनेंस है, जी। हमें तो एक्टिवली फाइनेंस में इन्वॉल्व होना है, हमें तो पोर्टफोलियोज को मैनेज करना है, एनालिसिस करना है, हमें और ज्यादा घुसना है। हाँ, अगर आप एक्टिवली समझ सकते हो इस Yes. बिजनेस को, उन सेक्टर्स को, हाँ। और वो स्टडी उतना आप टाइम और स्किल सेट डेवलप कर सकते हो, तो डेफिनेटली राइट, तो ये आपके लिए और बेहतर ऑप्शन है। जी। और मेरे को तो ऐसा लगता है सर कि मे बी लाइक अगर एक इंसान अपना एवरी डे का 2 से 3 घंटा भी दे तो भी वो कर सकता है, बट उससे उसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा अपने मेन जॉब या मेन जॉब बिजनेस के साथ। हाँ, ये अक्सर पॉसिबल नहीं हो पाता बिकॉज हम लोग बहुत बिजी होते हैं, फिर हाँ। विद एज एज इंक्रीजेज उतना स्टडी करना और उससे पॉसिबल नहीं होता। बट इसीलिए हमारे पास इतने सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, हम फंड्स में जा सकते हैं, हम Right. मॉडल पोर्टफोलियोज में जा सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे हम इस ग्रोथ का भी फायदा उठा एग्जैक्टली। सकते हैं। सो लाइक यहाँ पे मेन चीज ये है कि यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। जी। मतलब आप फोमो की कोई जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आपका वेल्थ क्रिएशन आप जो काम कर रहे हो उसके साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट यू हैव टू फोकस ऑन योर वर्क, क्योंकि अगर आपका एक्टिव इनकम नहीं बनेगा तो आपका पैसिव वेल्थ कैसे क्रिएट होगा? बिल्कुल, फोमो की कोई जरूरत नहीं, कोई जल्दबाजी भी नहीं हाँ। है। ये इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। ये फंड्स हमेशा रहेंगे, इसी तरीके से इनका परफॉर्मेंस रहेगा, आने वाले समय तक भी ऐसे ही चलता रहेगा। Right. तो कोई जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। बस आपको अपने आप को समझना है कि मेरी लाइफ का सत्य क्या है। मेरी लाइफ में मुझे अपना करियर और अपना जो लाइफ है, मुझे ये XYZ काम करने में खुशी मिल रही है, यहां से मैं अच्छा खासा कमा सकता हूं। आज मैं 20,000 से स्टार्ट किया हूं, कल को मैं 2 लाख कमा सकता हूं यहाँ पे। तो मेरे को वहां पे फोकस करना है एक्टिवली। 90% मुझे एनर्जी वहां डालनी है, बाकी का 10% एनर्जी मुझे पैसिव इन्वेस्टमेंट में बकायदा डालना है। मगर हाँ। पैसिव इन्वेस्टमेंट में डालना है, फिर चाहे मैं इंडेक्स फंड ले लूं, चाहे मैं स्मॉल कैप फंड ले लूं, मेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करना है क्योंकि सारा का सारा फंड मैनेजर्स कर लेंगे। बट ये आगे जाके इतना बढ़ जाएगा कि मेरे एक्टिव इनकम को भी सरपास कर देगा, बिल्कुल, फार definitely, सरपास। definitely करेगा। हमने 10 करोड़ 12 करोड़ के प्रैक्टिकल फिगर्स के बारे में बात किया, आप लोग कैलकुलेटर लेके देख सकते हो। सो इससे शॉर्ट यहाँ पे कोई भी सपने नहीं है, यहाँ पे कोई भी हम ऐसे फेरी टेल और ड्रीम्स नहीं बेच रहे। पेशेंस, परसिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। आज के तारीख में सर यही लगता है कि इतना ज्यादा वीडियोस बन रहे, इतने ज्यादा सोशल मीडिया में चैटर हो रहा है कि हम अगर हम अगर कुछ कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ नहीं कर रहे, फिर चाहे मतलब वो सब गलत काम है, तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे लाइफ में। ऐसा अक्सर होता है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा, पोर्टफोलियो क्रिएट किया, हर 5 मिनट के बाद निकाल करके उसको देखते रहेंगे पोर्टफोलियो 4x हुआ कि नहीं। हाँ, 4x हुआ कि नहीं। और वो स्टॉक मार्केट तो है ही सबसे स्ट्रेंज जगह, क्योंकि लगातार प्राइस फ्लक्चुएट करती है। सुबह 9:15 बजे मार्केट खुलता है, 3:30 बजे बंद होता है, बीच में लगातार कोई भी एक ट्रेड उस प्राइस पे नहीं होता जिस पे पिछला हुआ है। लगातार प्राइस फ्लक्चुएट करती रहती है। तो वही स्टॉक मार्केट्स होते हैं, वही ट्रेड होता है, वही प्राइस होती है। एक इन्वेस्टर खरीद रहा होता है, एक बेच रहा होता है, और दोनों को लगता है कि हमने ठीक डिसीजन लिया है। दोनों को लगता है कि मैंने खरीदा बहुत अच्छा किया, उसको लगता है मैंने बेचा बहुत अच्छा किया। तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंस, इट्स ऑल अबाउट इनसाइट, और किस कॉन्सेप्ट के साथ आप खरीद रहे हो, किस फिलॉसफी के साथ आप बेच रहे हो। अगर आपको वो क्लियर है, यू आर अ विनर। और अगर आपको वो नहीं पता, देन आपको सच में नहीं पता कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हो। राइट। अच्छा सर, यहाँ पे एक और एक मेन चीज है जो काफी लोग ना, मतलब ये एक्सपर्ट्स बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ये कॉमन लोग नहीं जानते कि स्टॉक मार्केट ना फाइनेंस के नॉलेज से ज्यादा इट्स अ गेम ऑफ इमोशंस। एग्जैक्टली, कि आपका जो इमोशन कंट्रोल कितना है। जी, राइट। तो अगर आप एक ऐसे टाइप के पर्सन हो कि आप अगर इन्वेस्ट करते हो और आप कॉन्स्टेंटली फिर बाद में जैसे स्टॉक ऊपर नीचे होता है, आपकी भावनाएं भी ऊपर नीचे होते हैं, तो आप ये चीज समझ लीजिए कि आप अपना जो प्राइमरी काम है वो भी ठीक से नहीं कर पाओगे।
आप अगर कहीं पे काम कर रहे हो तो कल को फिर आपका बॉस बोलेगा भाई तू ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा? नहीं, काम में मन नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अगर आपने उस लॉस को या उस प्रॉफिट की खुशी और उस लॉस से कम करना शुरू कर दिया तो डेफिनेटली आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। एक कहावत है, टू मेनी चॉइसेस स्पॉइल। हाँ, अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो अगर आप कई बार एक ही चीज़ की प्राइस को देख सकते हो तो डेफिनेटली आपके इमोशंस उससे लिंक होंगे। हाँ, अगर आपने एक ज़मीन खरीदी है, एक प्रॉपर्टी खरीदी है, आज आप उसकी रजिस्ट्री करा के रजिस्ट्री ऑफिस से बाहर आए, क्या कल आप बाजार में दोबारा चल देते हो उसकी प्राइस पूछने? रोज जाके पूछते हो आप, या दिन में 10 बार पूछते हो? नहीं पूछते ना। आपको पता होता है कि मुझे 5 साल अब इसको होल्ड करना है। हाँ। 5 साल बाद देखूंगा इस जमीन की कीमत कितनी हुई। हाँ। 5 साल बाद जब आप जाके देखते हो तो पता चला इसकी कीमत बहुत बढ़ गई। अगर आप रजिस्ट्री ऑफिस से रजिस्ट्री करा के बाहर आओ और बाहर आके उसका एक ग्राहक ढूंढने की कोशिश करो, आपको 10% कम में मिलेगा जितने में आप रजिस्ट्री करा कर आए। तो प्राइस फ्लक्चुएशन हर एसेट क्लास में है। प्रॉब्लम बस स्टॉक मार्केट में ये है कि पोर्टफोलियो हमारे मोबाइल में हमारे हाथ में होता है। हाँ। और लगातार हम उसे ट्रैक करते रहते हैं। राइट। तो ये जो इमोशनल मैनेजमेंट अगर आपका कमजोर है, आप जानते हो, या फिर आप ऑब्सेसिव नेचर है आपका, राइट, आपको कॉन्स्टेंटली ऐसा चाहिए कि भाई अभी बढ़ा कि नहीं, अभी बढ़ा, तो आपको ना शॉर्ट टर्म काम करना ही नहीं है। आपको ये चीज समझना है कि भाई 5 साल के हिसाब से मैं इन्वेस्ट करूंगा कि मेरा पैसिवली काम हो रहा है, पैसे मेरे बढ़ रहे हैं, मुझे मालूम है, क्योंकि मार्केट तो नीचे नहीं जाएगा। 5 साल बाद आपके पैसे लॉस होगा, इसका मतलब ये है कि इंडिया ग्रो नहीं कर रही, जो हो ही नहीं सकता। सर, लॉस क्यों होगा? अगर आपने एक अच्छा वेल बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट किया है और जिसमें आपने डिफरेंट जिस बेस कॉन्सेप्ट पे भी आपने वो क्रिएट किया है, तो कुछ बढ़ेंगी, कुछ गिरेंगी कंपनीज, और वहाँ कहीं ना कहीं आपके पोर्टफोलियो में एक बैलेंस क्रिएट होगा। एक बड़ी मज़ेदार स्टडी थी, ये मेरे ख्याल से 1970s या 80s में यूएस में हुई थी। उन्होंने क्या करा कि उन्होंने पर्चियों पे स्टॉक्स के नाम लिख दिए और उसे रख दिया। कई सारी पर्चियों पे कई सारे स्टॉक्स के नाम लिख दिए। हाँ। उन्होंने 10 स्टॉक सिलेक्ट करवाए, 10 या 20 स्टॉक सिलेक्ट करवाए रिसर्च एनालिस्ट की टीम से। हाँ। जो कि बड़े क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट थे। हाँ। उनसे सिलेक्ट करवाए और उनको नोट करा, और उन्होंने उतने ही नंबर ऑफ स्टॉक्स उन पर्चियों पे लिखे हुए थे, अलग अलग थे, वो डिफरेंट थे, एक तोते से पिक करवा लिए। अरे बाप रे। वो रैंडमली पिक हो गए। तोते का यहाँ पे मतलब अगर हम सिंबॉलिकली देखें कि वो एक बिल्कुल लेमैन जिसको कुछ पता, नॉलेज ही नहीं है, उसने सिर्फ पर्चियां पिक करी और वो करा। उन स्टॉक्स को 10 साल तक ट्रैक किया गया। तोते वाले स्टॉक ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर गए। अरे बाप रे। एनालिस्ट के स्टॉक्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भी कॉन्सेप्ट पे अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट किया है और थोड़ा समझदारी के साथ किया है, तो आपने पहले ही सारी ऑड्स अपने फेवर में कर ली हैं, ज्यादातर ऑड्स अपने फेवर में कर लिए। अब कुछ ऑड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट बच गई हैं, जो क्रिटिकल रहेंगी इसके लिए। सबसे पहली टाइम, दूसरी पेशेंस, तीसरा डिसिप्लिन, और आपके इमोशंस। राइट। ये 4 चीजें और अगर आप कंट्रोल में कर लोगे तो आप सारे ऑड्स अपने फेवर में कर लोगे। बिल्कुल। एंड द बेस्ट टैक्टिक दैट कैन बी कि बस जब मार्केट हल्का सा नीचे गिरता है तभी परचेस कर लो, दैट्स इट जी। उससे ज्यादा बेहतर कोई टैक्टिक है ही नहीं। हाँ, अगर आप इंडेक्स में कर रहे हैं तो सिंपल है, इंडेक्स इज एज सेफ एज एनीथिंग, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारी इकोनॉमी के साथ लिंक्ड है। और अगर आप इंडेक्स को बाय ऑन डिप्स करते हो तो मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छी पैसिव इन्वेस्टिंग कुछ हो सकती है बिना सोचे समझे। राइट। तो कोई मतलब ऐसा कोई टॉप सीक्रेट कोई ऐसा है ही नहीं। मतलब जैसे कि हमने कहा कि सिंप्लिसिटी ही सबसे ऊपर होता है, इज द बेस्ट। हाँ, इन फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन सबसे। और अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आई थिंक 60 से 70% से ज्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स को आप बीट कर जाओगे। राइट। और पैसिव वेल्थ डेवलप होगा। अच्छा सर, अब हम आते हैं वो जो आपने गुलदस्ते की बात की थी, तो उसमें आपने कहा था कि मल्टी बैगर्स मैं ज़्यादा पिक करता हूँ और मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो डोमिनेट कर रहा है पोटेंशियल मल्टी बैगर से। मल्टी बैगर्स को कैसे ढूंढते हैं? मल्टी बैगर का सिंपल सा मतलब है कि ये पर्टिकुलर कंपनी, अब कंपनी इज अ बिजनेस, ये पर्टिकुलर बिजनेस कुछ गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। वो एक्स कितना भी गुना हो सकता है। कोई भी बिजनेस मल्टीप्लाई करेगा यानी कि स्केल अप करेगा तो वो बिजनेस के प्रिंसिपल्स पे ही करेगा। अब इस समय आप स्टॉक मार्केट को भूल जाइए। स्टॉक तो आप स्टॉक मार्केट से परचेज कर रहे हो, बट बिजनेस कंपनी में चल रहा है और वो बिजनेस के रूल से चलेगा। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स भी अगर मैं कहूँ, अगर बहुत डीप रिसर्च में आप नहीं जाना चाहते, सबसे पहले फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल्स होते हैं जो सबको बहुत ज़्यादा अपील करते हैं। और फाइनेंशियल से ही लोग फंडामेंटल एनालिसिस को कंफ्यूज कर जाते हैं। उन्हें लगता है अगर हमने बैलेंस शीट समझ ली तो हमने सब कुछ समझ लिया। तो चलिए बैलेंस शीट से ही बात करते हैं। देख लीजिए सेल्स कितनी है। जितनी बड़ी वो कंपनी है, बड़ी से मतलब जो भी मार्केट कैप उस कंपनी की है, उसके सामने उसके कंपैरिजन में सेल्स कितनी हो रही है। राइट। पहली चीज। कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कितने डेट में वो कंपनी काम कर रही है। एक सिंपल सी बात है, जिस कंपनी पे डेट नहीं है या कम है वो बैंकरप्ट नहीं हो सकती कभी भी। वो प्रॉफिट में जो भी आएगा भाई प्रॉफिट में ही है और बुरे से बुरे फेस को निकाल जाएगी। उसके बाद ये देखिए कि कंपनी आगे चल के कुछ भी एक्सपैंड करना चाहती है क्या, या
जिस पर्टिकुलर वर्टिकल में, जिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो काम कर रही है, जिस सर्विस में काम कर रही है उसमें, या इससे रिलेटेड किसी वर्टिकल में वो थोड़ा बहुत भी कोई प्लान है उनका एक्सपैंड करने का, किसी नए मार्केट को टैप करने का। इसके अलावा जो प्रेजेंट वैल्यूएशंस हैं कंपनी की, जो कि आपको फाइनेंशियल से पता चल जाती हैं, वो वैल्यूएशंस जस्टिफाइड हैं इन सारे फैक्टर्स के हिसाब से। अगर आप ये सिंपल भी कुछ चीज़ें देख लेंगे तो आप काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद फिर बेसिक जो स्टॉक मार्केट या स्टॉक इन्वेस्टिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो लागू हो जाएंगे कि आपको उसको एक लिमिटेड अमाउंट में परचेज करना है, एक टाइम फ्रेम आपको डिसाइड करना है कि मैं इतने टाइम फ्रेम तक इसको होल्ड करूंगा। अब आपने उस इतने टाइम फ्रेम तक अगर होल्ड करा है तो आप उसे बेचोगे नहीं जब तक उस कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं होगा। स्टॉक मार्केट में कोई मूवमेंट हो गया, किसी वजह से स्टॉक प्राइस कम हो गई, ज्यादा हो गई, वो रीजन नहीं हुआ। उसके फंडामेंटल्स में कोई चेंज होना चाहिए। वही खरीदने का कारण था, तो वही बेचने का भी कारण होना चाहिए। हाँ, इसीलिए हम सुनते हैं कि जब भी कभी कभार कुछ बड़े कंपनीज के फंडामेंटल्स में चेंज होता है या मार्केट डायनामिक्स चेंज होते हैं, तब जाके ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है, वॉरेन बफेट, इन लोग एक्टिवेट होते हैं जी। फिर इन लोग अपने 5% स्टेक बेचेंगे धीरे धीरे करके। तब हमें समझ में आता है कि अरे भाई, लगता है कुछ तो अंदर चेंज हुआ है। फिर रिसर्च करने में पता चलता है अरे ये डायनामिक चेंज हुआ है करके। आम इन्वेस्टर जो होता है वो स्टॉक के गिरने से घबराता है। हाँ। और वॉरेन बफेट कहते हैं कि जब मैं स्टॉक खरीदता हूं तो मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं और गिर जाए, और गिरे, क्योंकि कंपनी तो मुझे पसंद है। हाँ। गिर गई तो मुझे और सस्ते में मिल रही है। एग्जैक्टली, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, फंडामेंटल स्ट्रांग है। एग्जैक्टली। सो अभी आपने सर एक और एक चीज बोला कि लाइक आपने बोला कि जो इसका जो मल्टी बैगर्स होते हैं, तो ये मल्टी बैगर्स हम जब ढूंढ रहे हैं तो हम मतलब मल्टीपल पोर्टफोलियोज में से 4-5 मल्टी बैगर्स ढूंढ रहे हैं। अब इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को अगर हमें इसको एक कॉमन इंसान को अगर इसको एग्जीक्यूट करना है तो क्या वो इसको अच्छे से कर पाएगा ये काम को? मतलब ये तो आपने जो बताया कि फाइनेंसेस देखना, ये एक ही स्ट्रैटेजी है, मतलब एक ही इसका एक डोमेन है या एक ही इसका एक एनालिसिस है, और किन चीज़ों को हमें एनालाइज करना है कि ये एक प्रॉपर एनालिसिस हो सके? किसी भी कंपनी का सिलेक्शन 2 तरीके से ट्रिगर हो सकता है। हाँ। फाइनली हमें कंपनी के सिलेक्शन पे पहुंचना है। हाँ। तो 2 तरीके से ये स्टडी आप ट्रिगर कर सकते हो। हाँ। क्योंकि कोई स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए जहां से आप उस स्टडी को शुरुआत करोगे। वो स्टार्टिंग पॉइंट 2 तरह के हो सकते हैं। एक होता है टॉप टू डाउन, हाँ। यानी कि ऊपर से शुरुआत करके नीचे। एक होता है बॉटम्स अप, यानी कि नीचे से शुरू करके ऊपर। टॉप टू डाउन का मतलब है, टॉप मतलब मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, हाँ। बड़े बड़े फैक्टर्स, ओके। जियो पॉलिटिकल बड़े बड़े। पहले तो ग्लोबल इकोनॉमी देखा, फिर भारत की इकोनॉमी आपने बड़े लेवल पे क्या चल रही है, हाँ। पॉलिसी चेंजेस क्या चल रही हैं, या किस तरफ पॉलिसीज फेवर कर रही हैं। बजट में अगर कोई ऐसा अनाउंसमेंट हुआ है, या जैसे कि अभी हमने पॉलिसीज की कुछ बात करी थी कुछ देर पहले, उस तरह के कोई अनाउंसमेंट हुए, वहां से आपका इंटरेस्ट जागता है कि अच्छा ये पर्टिकुलर सेक्टर है जो आने वाले समय में या अगले 5-7 सालों में यार बड़ा जबरदस्त ग्रो कर सकता है। ओके। फिर आप देखो कि इस सेक्टर में सर्टेनिटी और क्लैरिटी तो है। हाँ। कि ऐसा तो नहीं है कि इसके अंदर सर्टेनिटी क्लैरिटी नहीं है। कुछ सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे सर्टेनिटी क्लैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं रह पाती, हाँ। या प्रॉफिटेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं रह पाती। जैसे कि एविएशन है। हाँ। एविएशन को लेकर के काफ़ी हाँ। एग्रेसिव रहती हैं सभी गवर्नमेंट्स, क्योंकि उन्हें ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर Regulations डेवलप करना बहुत है। ज़्यादा है। बट हाँ, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत कम कंपनीज हैं जो उसमें वो हो पाती हैं। हाँ। तो अब आप इस तरह के सेक्टर्स सेलेक्ट करते हो कि ठीक है, मेरी जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसके साथ भी अलाइन हो गया, मेरी डोमेस्टिक इकोनॉमी के साथ भी अलाइन हो गया, सेक्टर भी मुझे अच्छा लग रहा है। हाँ। उसके बाद अब मैं देखता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी कंपनीज हैं, या कौन उस सेक्टर के अंदर भी क्या क्या काम हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करूँ तो कुछ कंपनीज हैं जो गाड़ी बेचती हैं, उसके बाद कुछ कंपनीज है जो टायर बेचती हैं, कुछ कंपनीज है जो बाकी पार्ट्स बनाते हैं उसके, कोई गियर्स बनाता है, कोई ब्रेक्स बनाता है, कोई लाइट्स बनाता है, इसको ऑटो एंसिलरी बोलते हैं। हाँ। तो आपने सिलेक्ट करा कि, या आपने सोचा कि मैं किस पार्ट में कंफर्टेबल हूँ, राइट। मैं किस चीज़ को समझ सकता हूँ, क्या मैं ऑटो एंसिलरी को समझ सकता हूँ, क्या मैं गाड़ी को या टायर इंडस्ट्री को समझ सकता हूँ। तो एक ही सेक्टर, एक ही थीम में कई सारी चीज़ आ गई। यहाँ से आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं। फिर आपने अब जब आपने उस पर्टिकुलर छोटे से पार्ट को भी या निश को भी सिलेक्ट कर लिया, अब आप कंपनीज पे आए। तो कंपनीज में आप बहुत बाद में आए हो। ओके। हम शुरुआत भूल सोचते हैं कि अगर ऑटोमोबाइल है तो सीधा कंपनी, नहीं, पहले तो आपने पूरा ऑटोमोबाइल के स्ट्रक्चर को समझ लीजिए, उस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर क्या है। फिर अब आप कंपनीज में आए। कंपनीज में अगेन फिर आपने कहा कि मैं ना एक पूरा ऑटो थीम पे ही पोर्टफोलियो क्रिएट करूंगा। हाँ। तो फिर वो अगेन अब आप आओगे मार्केट कैप्स, कि मुझे किन मार्केट कैप्स पे वो लेना है। फिर आप उसको बैलेंस करने की कोशिश करो कि कुछ आपने ऑटो कंपनीज ली, कुछ आपने एंसिलरीज ली, कुछ आपने टायर्स लिए, और जो भी रिप्रेजेंटेटिव इंडस्ट्रीज या कंपनीज उसकी हो सकती हैं पर्टिकुलर एरिया की, आपने ले ली। तो दिस इज टॉप टू डाउन अप्रोच। फिर एक होती है जहां पे आप मैक्रो इकोनॉमी से माइक्रो इकोनॉमी पे आए और बिल्कुल लोएस्ट लेवल ऑफ माइक्रो इकोनॉमी पे आ गए, जहां कंपनी की आप परफॉर्मेंस में चले गए।
दूसरी होगी बॉटम टू टॉप या बॉटम सब अप्रोच। उसमें किसी भी कंपनी के बारे में कोई न्यूज़ शायद आपको मिल जाए कि इस कंपनी ने नया प्लांट लगाया है, या ये एक आज तक ये बनाते थे, जैसे कि कुछ टाइम पहले करीब 3-4 साल पहले एक कंपनी थी जो ऑटोमोबाइल्स के कूलिंग सिस्टम्स बनाती थी। अब मैं बार बार ऑटोमोबाइल कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि मैं सेक्टर को रिकमेंड कर रहा हूँ, लेकिन इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। तो वो कूलिंग सिस्टम्स बनाते थे कंबस्शन इंजन व्हीकल्स के लिए। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे यहाँ आने शुरू, तो उन्होंने अनाउंस किया कि अब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी कूलिंग सिस्टम्स बनाने शुरू करेंगे। नाउ दैट वाज अ स्टार्टिंग पॉइंट। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगी वो चीज़ कि ये क्या है, धंधा बढ़ेगा। हाँ, कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो डेफिनेटली पेनिट्रेशन बढ़नी है, तो इसका मतलब है कि कंबस्शन फ्यूल इंजन में तो इनकी होगी मास्टरी और पेनिट्रेशन होगी, तभी तो ये इतनी हिम्मत भी कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक उसमें भी जाएं। वहाँ से एक स्टार्टिंग पॉइंट मिला। उसके बाद यहाँ से लेकर के ऊपर तक गए, मतलब कि माइक्रो इकोनॉमी से जाते जाते कि अच्छा फिर फाइनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए गवर्नमेंट की क्या अप्रोच है, क्या पॉलिसीज हैं। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे तभी ये सिस्टम भी बढ़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी कूलिंग सिस्टम्स में मास्टर हैं, तो ये इस कूलिंग सिस्टम को भी काफ़ी अच्छा मैनेज कर पाएंगे, मार्केट कर पाएंगे। इनकी क्लाइंटेल ऑलरेडी बनी हुई है, वो ऑलरेडी ये चीज़ अचीव कर चुके हैं, वो इनके पास एडवांटेज रहेगा। तो दीज आर द टू अप्रोचेस जहाँ से आप रहेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगेन फिर वही सारे आ जाएंगे, फाइनेंशियल्स को स्टडी करना और किस तरीके से आपको कंपनी को देखना है। यहाँ से आप दोनों में से कोई भी अप्रोच लेकर के अपने लिए एक मीनिंगफुल सिलेक्शन अचीव कर सकते हैं। गॉट इट। आई थिंक आपने बहुत अच्छे से समझाया, हर किसी को एक सिंप्लीफाइड तरीके से समझ में आ जाएगा। अब सर आपको क्या लगता है, बॉटम्स अप बेटर है या टॉप्स डाउन ज़्यादा बेटर है? अगर मैं अपने पिछले 20-25 साल के एक्सपीरियंस में कहूँ तो बोथ अप्रोचेस वर्क एंड दे वर्क वेरी वेल। लेकिन जब आप फाइनल सिलेक्शन करते हो तो वहाँ पे बड़े सॉलिड रीजंस आपके पास किसी भी कंपनी को सिलेक्ट करने के होने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, या जब भी रिकमेंड करते हैं तो वो बहुत सॉलिड रीजंस होने चाहिए। अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिकली बात करूं तो आज से करीब 30 साल पहले एक बहुत ज़बरदस्त सेक्टर आया था जिसने सारा गेम चेंज कर दिया था, एंड दैट वाज आईटी। जब आईटी आया था तो आईटी का उससे पहले किसी ने सुना ही नहीं था। तो ऐसा नहीं कि वो सेक्टर इवॉल्व हुआ था, वो सेक्टर किसी ने सुना ही नहीं था, इट वाज अ न्यू सेक्टर। तो जो हम सो कॉल्ड सनराइज सेक्टर सुनते हैं, इट वाज द सनराइज सेक्टर। 0 to 1 मतलब एग्जिस्टेंट ही नहीं था, और उसके बाद अचानक से इट बिकेम एवरीथिंग। उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि 30 साल के बाद अब एक नया सेक्टर हमारे सामने आया, एंड दैट इज ग्रीन एनर्जी। ये ग्रीन एनर्जी सेक्टर कहीं नहीं था इससे पहले, बहुत ही दबा हुआ सेक्टर था, बट अचानक से आया। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें सर्च कर सकते हो या इस तरह की, तो ये एक मेजर इवेंट हो गया जहाँ पे आप आगे बढ़ सकते हो। फिर अगेन जो बॉटम्स अप अप्रोच है वो बहुत अच्छा तब काम करती है अगर कोई कंपनी है जो बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अगर उसका सेक्टर भी एग्रेसिव हो सकता है या उसके सेक्टर में भी अनलिमिटेड पोटेंशियल है, कंपनी के अंदर लार्ज पोटेंशियल होना चाहिए, सेक्टर में एक्स्ट्रा लार्ज पोटेंशियल होना चाहिए, तो वो कंपनी उसके अंदर एक्सपैंड करती चली जाएगी। तो दोनों ही अप्रोचेस बहुत अच्छा काम करती हैं। और अगर आपको कंपनी में समझो कि मीडियम पोटेंशियल लग रहा है लेकिन आपको इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पोटेंशियल लग रहा है, जी, तो स्टिल इट्स अ डिसेंट पिक। बिल्कुल डिसेंट पिक, क्योंकि कंपनी में जो पोटेंशियल आपको लग रहा है वो आज के हिसाब से लग रहा है। कल को हो सकता है कि वो कुछ नया वर्टिकल, रिलेटेड वर्टिकल और करे, जिस तरीके से इंडस्ट्री इवॉल्व करेगी। और ये तो बात डेफिनेट है कि अगर आपने किसी छोटी कंपनी को सिलेक्ट करा है जिसकी पेनिट्रेशन अच्छी है, रीजनेबल है, और फाइनेंशियली वो आपके सारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है, तो अगर कोई भी डेवलपमेंट इस सेक्टर में होगा तो ये कंपनी सबसे पहले उस डेवलपमेंट को अडॉप्ट कर पाएगी, रिस्पॉन्स कर पाएगी, बजाय किसी नई कंपनी के। राइट। और काफी ज्यादा वैल्यू भी अनलॉक होना बाकी है उसका। डेफिनेटली जितना ज्यादा वर्टिकल्स एक्सपैंड होते जाएंगे या जितना कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपैंड करती जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन जो आपने कहा कि सेक्टर भी एक्सपैंड करना चाहिए, तो वैल्यू अनलॉकिंग लगातार चलती रहेगी और आपको वही ग्रोथ फेज बस राइड करनी है। और जहां आपको लगे कि वैल्यू अनलॉक हो चुकी, वहां से आप एग्जिट लेना शुरू कर सकते हो। राइट। सो अगर कोई इंसान जिसके खून में फाइनेंस है, अगर उसको यही एनालिसिस सीखना है, राइट, तो उसको आपको क्या लगता है कितना महीना या कितना साल डेडिकेट करना पड़ेगा कि एक प्रॉपर, मतलब उसकी भी आंखें ऐसी बन जाए कि एक जैसे एक जौहरी हीरे को परख सकता है, तो वो भी प्रॉपरली परख पाए? इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। इसकी कोई, क्योंकि इसका कोई भी सेट कोर्स नहीं हो सकता। इसको किसी भी तरीके से एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है इसके अंदर, क्योंकि ये बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर मैंने सपोज ग्रीन एनर्जी की बात करी, ऑटोमोबाइल की बात करी, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऑटोमोबाइल कंपनी खोल के उसे चला सकता हूँ, बट मैं उस बिजनेस को समझ सकता हूँ। तो वो बिजनेसेस की समझ होना, वो सेक्टर्स की समझ होना, आपने इकोनॉमी आप पढ़ लोगे, सब कुछ आप पढ़ लोगे, आप फाइनेंशियल रेशियोज भी रीड करना सीख जाओगे, बट फाइनली कहाँ पे बात आके रुकेगी, उस पर्टिकुलर सेक्टर को समझना, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को समझना, जहां फाइनली आपको इन्वेस्टमेंट कॉल लेनी है। तो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। उसके नुआंसेस को समझना, उसके नुआंसेस को समझना,
आप हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखोगे। जब आपको लगेगा आप सब सीख गए तो कुछ नई पॉलिसी आ जाएगी, कोई नया सेक्टर आ जाएगा, कोई सब नया बदल development जाएगा, हो जाएगा, डायनामिक सिचुएशन सब बदल जाएगा। अब वापस सीखो क्या चल जी, रहा है। तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये कहना कि स्टॉक मार्केट इज एक दरवाजे की तरह है हाँ जिसके ताले, जिसपे एक ताला लगा हुआ है और उसकी चाबी हर बार चेंज हो जाएगी। जब भी किसी को मिल जाएगी तो ताला चेंज कर देंगे, हाँ तो यू विल ऑलवेज हैव टू फाइंड अ न्यू की। तो ये इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, लेकिन हाँ अगर आप इसको करते रहोगे और विद एक्सपीरियंस यू विल डेफिनेटली लर्न। बट दैट इज द फन पार्ट, राइट? मतलब बिल्कुल। जिसको अगर स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो उनको यही चैलेंज को, मतलब वो अभी चलो ताला बदल गया, अभी इसकी नई चाबी ढूंढ के निकालते हैं, तो उसका एक जो फन है वो एक अलग फन है। आपको ये तो पता है ना कि ताला ढूंढना कैसे है, तो आप ढूंढ ही लोगे। राइट। आपके हिसाब से टॉप 3 मिस्टेक्स क्या है जो यंगस्टर्स जो अर्ली अपने 20s में हैं, वो करते हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर, जिसका एक बैड इफेक्ट उनको अपने करियर में आगे भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते। हाँ, या उनका रिटायरमेंट मैस हो जा रहा है। हाँ, जो वो प्लान कर रहे थे या जहां तक अचीव कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे। राइट। आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक इज लेट रियलाइजेशन। और ये एक्चुअली मिस्टेक नहीं है, ये एक चीज है जो होती है, सभी के साथ होती है कि हम लेट हो जाते हैं इस चीज को रियलाइज करने में। क्योंकि आपके फेवर में जो कंपाउंडिंग वर्क करती है वो तभी करती है जब उसको टाइम दिया जाए। हाँ। तो जितना लेट हम उस चीज को रियलाइज करते हैं उतने हम ईयर्स लूज करते हैं कंपाउंडिंग वाले, और वो बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स होते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक एग्जाम्पल है जहाँ पे 2 दोस्तों ने एक साथ वो पास हुए, सेम एज में उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी, सेम सैलरी दोनों को मिलती थी। एक दोस्त ने क्या करा कि पहले 10 साल तक हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे और उसको करीब 12% 13% का उस पर रिटर्न मिलता था। 10 साल के बाद उसने वो पैसे इन्वेस्ट करने बंद कर दिए। उसने बस उसी फंड में छोड़ दिए वो पैसे, तो उसको वही 10-12% का रिटर्न मिलता रहा, लेकिन और पैसे उसने इन्वेस्ट नहीं करे उसके अंदर। दूसरे दोस्त ने पहले 10 साल इन्वेस्ट नहीं करे, लेकिन बाकी 10 साल उसने 20-20 हज़ार रुपये हर महीने इन्वेस्ट करे और सेम वही उसी कंपाउंडिंग के हिसाब से उसने इन्वेस्ट करे। लेकिन जब एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स जब पैसे निकाले गए तो पहले दोस्त के पास ज्यादा थे, जस्ट बिकॉज उसने पहले दिन से शुरुआत करी थी। राइट। तो उसको कंपाउंडिंग के लिए टाइम ज्यादा मिला था। एंड द सेकंड बिगेस्ट मिस्टेक इज लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन 2 तरीके का होता है। एक तो एक्सटर्नल इन्फ्लेशन है, चीजें महंगी होती जा रही हैं, जमीनें महंगी हो रही हैं, खाना महंगा हो रहा है, कमोडिटीज महंगी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वो इन्फ्लेशन तो है ही। दूसरा है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, जो हम अपनी लाइफ में बिल्ड इन कर लेते हैं। अगर मेरी इनकम थोड़ी सी बढ़ती है बट मैं अपना लाइफस्टाइल उसके हिसाब से इतना बढ़ा लेता हूँ कि वो महंगाई में अपने लिए बढ़ा लेता हूँ। उन महंगी चीज़ों की शायद मुझे ज़रूरत नहीं थी बट मैंने अपनी लाइफ में वो इंट्रोड्यूस कर ली। तो जितना मेरी सैलरी या जितनी मेरी इनकम बढ़ी प्रोपोर्शनेटली या उससे भी ज़्यादा मैंने अपनी वो भी चीज़ बढ़ा ली जिसको मैं अवॉइड कर सकता था। सो एसेट्स बनाने के जगह पे हम लाइबिलिटीज बना लेते हैं। Liabilities लोन्स ले लिया हमने, फोन्स वगैरह, लोन्स ले लिया, फोन्स ले लिया और वैसी सारी चीज़ों में हम वेस्ट करने लग जाते हैं। आपको समझना चाहिए कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। जी, हम अप्रिशिएटिंग एसेट की जगह डेप्रिशिएटिंग एसेट्स में ज़्यादा जाते हैं, क्योंकि जितनी ग्रेटिफाइंग चीज़ें वो सब डेप्रिशिएटिंग एसेट ही हैं। जैसे फ़ोन्स हैं या फ़ोन्स के लिए लोन्स हैं, तो ये सब कुछ है। फ़ोन की दुकान पे जाइए तो वो आपको 5 मिनट में लोन दे, किसी भी तरीके से आप फ़ोन खरीदते चले जाओ। बट हाँ, ये ग्रेटिफिकेशन थोड़ी देर का रहता है, थोड़ी दिन बाद आप उस फ़ोन से बोर ही हो जाते हो। तो देख के जो भी चीज़ की आपको ज़रूरत है, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन मत बिल्ड होने दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बुरी बीमारी है। सो डिसिप्लिन है फर्स्ट स्टेप, मतलब वही है ना जैसे हम बात कर रहे थे वेल्थ क्रिएशन का। डिसिप्लिन इज द फर्स्ट, डिसिप्लिन एंड रिस्ट्रेंट की वो पैसा जो है आपको कहाँ करना है। राइट। एंड आई थिंक जो थर्ड बिगेस्ट मिस्टेक है दैट इज यूजिंग लेवरेज। मतलब कि जितना पैसा मेरे पास है नहीं, मैं उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करके या उससे ज़्यादा को ट्रेड करके कुछ कमाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल तो दिया ही था कि बेटिंग ऐप्स पे इन्वेस्टिंग ऐप से ज़्यादा अकाउंट्स रजिस्टर्ड हैं। दूसरा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हम लोग, और खासतौर से यंगस्टर्स, बहुत जल्दी लेवर हो जाते हैं इसके अंदर। बहुत जल्दी उनको समझ में आ जाता है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस से मैं बहुत पैसे कमा सकता हूँ। तो वहाँ पे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है लेवरेजिंग का, कि आपके पास है तो 10,000 बट आप 50,000 की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में लगे हुए हो, या आपने इतना बड़ा ट्रेड ले रखा है और उनको लगता है कि मुझे जो प्रॉफिट है वो प्रोपोर्शनेट होगा। समझने वाली बात ये कि अगर प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट है तो लॉस भी प्रोपोर्शनेट होगा आपको। जैसे हमने सेबी की स्टडी भी डिस्कस की थी, जिसमें सेबी ने खुद कहा कि 93% ऑफ एफएनओ ट्रेडर्स लॉस में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी किसी को ये बात समझ में नहीं आती। तो पहले तो लेट हो गए आप, उसके बाद आपने लाइफस्टाइल इस तरह का बिल्ड कर लिया, फिर लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आए, या आपने लेवरेजिंग पे ट्रेडिंग शुरू करी। तो ये 3 मिस्टेक्स मिलकर आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ प्रॉस्पेक्ट्स को काफी हार्म कर देते हैं। बट हम सोशल मीडिया में देखते हैं हर कोई तो प्रॉफिट में है तो मतलब वो भी लोगों को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया में एक परफॉर्मेंस है। मतलब वहां पे अगर आप पॉजिटिव चीजें दिखाओगे तो ज्यादा सेल होता है,
राइट, बट रियलिटी जो है वो सेबी झूठ नहीं बोलेगा। नहीं। सेबी की जो रिपोर्ट है वो रियलिटी है कि 93% लोग पैसे गंवा रहे हैं जी। और जो 7% कमा रहे हैं उसमें भी आपने कहा कि 5 या कितने परसेंट लोग तो सिर्फ एफडी के रेट को ब्रेक एफडी कर पा रहे हैं। के रेट को भी मेरे ख्याल से शायद 2 या 4% ही लोग हैं जो बीट कर पाते हैं। Okay. तो मतलब इट इज नॉट सो लुक्रेटिव आफ्टर ऑल, इतना वो नहीं है जितना देखने में लगता है, या इतना इजी नहीं है जिसको सब समझ सकते हैं या सब कर सकते हैं। राइट। ओके, सो अब ये तो हमने समझ लिया कि चलो 20-25 इयर्स के एज में जो है उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सबसे पहले तो आपके पास कंपाउंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। मतलब अगर आप समझो कि आप 57-58 में रिटायर होना चाहते हो, तो अगर आप 20 साल के हो, अभी से आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके पास 38-40 इयर्स है रिटायर होने के लिए, विच इज़ ह्यूज। मतलब मुझे लगता है आप 100 करोड़ पे पहुंच सकते हो, राइट, इजीली। लाइक यू कैन वर्क आउट द कंपाउंडिंग, इजीली पॉसिबल है वो। बट डिसिप्लिन चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि 40 साल तक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करना और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना सोशल मीडिया देखकर या फिर लुक्रेटिव ऑफर्स को देखकर, वो एक्चुअल चैलेंज है। ये वीडियो के 40 मिनट बाद तक भी वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं रह पाता। और 40 इयर्स सुनने में आसान लगता है, बट एक एक दिन जब निकलता है और आप ये एड्स देखते हो और ये बेटिंग एप्स आपके सामने आती है, तो एक एक दिन अपने को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बट यही वो शॉर्ट रास्ता है जो कि कोई सपना नहीं है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, क्योंकि नंबर्स झूठ नहीं बोलते। और इसका शॉर्ट होने का एक रीजन है गौरव जी, इट इज डायरेक्टली लिंक्ड विद आवर इकोनॉमी। हाँ, आप कहीं और इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप भारत की इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। तो इकोनॉमी विल नॉट लाई, इकोनॉमी कभी बैकफुट पे नहीं जाएगी। तो जस्ट ट्रस्ट इन इंडियाज ग्रोथ। हाँ, जहां पे दुनिया कर रही है, जहां पे दुनिया कर रही है, आप ग्रोथ के साथ अलाइन हो जाओ। डोंट गो अगेंस्ट ग्रोथ। ग्रोथ का प्रिंसिपल सिंपल सा रहेगा, और ग्रोथ अबंडेंट होती है हमेशा। हाँ, तो आप ग्रोथ के साथ अगर इंडिया के साथ अलाइंड हो तो सब कुछ ठीक चलेगा। राइट, व्हिच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड पॉइंट, जो है कि ये जो डेकेड होने वाला है, ये इंडिया के लिए भी एक गोल्डन डेकेड होने वाला है, क्योंकि अक्सर जो 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी होती है वो बहुत तेजी से स्केल करती है, तो काफ़ी पोटेंशियल है। और इंडिया में तो अभी बहुत पोटेंशियल है, इंडिया जिस तरीके से इंटरनेशनली एक्सपांड कर रहा है, सो क्रेजी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो चाइना का जो 80s-90s का जो दशक था और वहाँ पे जो ग्रोथ हुआ, वो अभी इंडिया में हो सकता है उसी लेवल का ग्रोथ। सो यंगस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आप ये वीडियो देख के कोई अगर आपको टेक होम मैसेज चाहिए तो वो यही होना चाहिए कि स्टार्ट फास्ट, स्टार्ट अर्ली। अब लेट्स से कोई पर्सन है जो कि मे बी लाइक अभी 35 का है या 40 का है, अब उन्होंने फॉर सम रीजन वो ये बस को मिस कर लिए, राइट, तो उनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि वो भी स्टार्ट करे इन्वेस्टिंग को, और उनको भी एटलीस्ट एट द एज टिल द एज ऑफ 55 या 60 उनको भी एक स्टेबल अच्छा खासा रिटायरमेंट मिल सके। 35-40 पे पहली बात कोई बस मिस नहीं हुई, यहाँ बहुत बसेस हैं और लगातार चलती रहेंगी। बिकॉज जैसा कि आपने कहा कि इंडिया इज़ अ वेरी रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमी, और ये जो 3 to 5 ट्रिलियन डॉलर वाला जो पीरियड होता है हिस्टोरिकली, बिल्कुल योर स्टडी इज़ 100% राइट कि 2 से 5 ट्रिलियन डॉलर के बीच में जब भी किसी इकोनॉमी ने एक्सपांड किया है तो उस समय उनके स्टॉक मार्केट्स में बहुत बड़े बुल रन्स रहे हैं और वो बहुत लॉन्ग लास्ट करें। तो हमारी इकोनॉमी में भी अभी वही बुल रन चल रहा है। अब हम 35-40 पे अगर ये सोचें कि शायद थोड़ा लेट हो गया या मैंने वो इतना नहीं कर सकता था, तो पास्ट में जो भी हुआ, आप जिस वजह से भी इन्वेस्ट नहीं कर पाए, नहीं समझ पाए, मेरे पास काफ़ी इन्वेस्टर से मेरी बात होती है, तो फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, ऐसे मेरे पास मेल्स भी आए और मेरे मैसेजेस भी आते हैं मेरी वीडियोस पे, तो उसमें यही लिखा होता है कि किस तरीके से उनको लॉसेस हुए हैं, एंड बहुत हैवी लॉसेस भी हो गए, एंड फाइनली उनको लगता है यार स्टॉक मार्केट तो बिल्कुल बेकार की चीज़ है, ये यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, बट सट्टा है। आज तक जो भी हुआ वो तो हो गया, आप नहीं इन्वेस्ट कर पाए या सही तरीके से नहीं कर पाए, स्टार्ट नाउ, आज शुरू करिए। आपका फाइनल एम क्या है कि टुमारो हैज़ टू बी बेटर देन टुडे। 100 करोड़ को भूल जाइए, किसी नथिंग इज वर्थ इमोशनल पेन। बिल्कुल, अपना मेंटल पीस मत खोइए। यू हैव गॉट अ फैमिली लाइफ, एंजॉय दैट फैमिली लाइफ, बहुत कुछ है यहाँ पे एंजॉय करने को। अब तक जो गलती कर रहे थे आज रोक दो उसको, कम से कम अगर आप खर्चा कर रहे थे बेकार का, उसे रोक दो। कोई FNO में आप कर रहे थे जहाँ पे आपको लॉस हो रहा था, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप रिपीटेडली लॉस कर रहे हैं इस उम्मीद में कि मुझे कभी प्रॉफिट होगा या इस जिद में कि मैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, जो बचा कुछ है उसे भी गंवाना कहाँ तक ठीक है, डिसीजन तो सबको खुद ही लेना है। बट आज तक जो हुआ उसे भूलिए, आज से शुरुआत करिए। डेफिनेटली कोई ज़रूरी नहीं है 100 करोड़ या 10 करोड़ की किसी फिगर में उलझा जाए। एक कहावत है ना कि
निशाना लगाएं तो सितारों पे लगाएं, कम से कम चांद तक तो पहुंचेंगे। तो जहां तक भी पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचने की कोशिश करें। एंड डेफिनेटली अगर आप डिसिप्लिन वे में आज से चलते हैं, अभी भी रिटायरमेंट के लिए काफ़ी टाइम है, जब तक रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो काफ़ी बेहतर स्थिति में होंगे, जो आपने सोचा भी नहीं होगा उससे भी बेहतर स्थिति में होंगे। तो क्या स्ट्रैटेजी इनको फॉलो करना चाहिए इन्वेस्टमेंट की? डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स, हाँ। एक बार वर्कआउट करिए कि आप सबसे पहले वर्कआउट कर लीजिए आपकी रिस्क एपेटाइट है क्या, आपकी मेंटालिटी, आपकी थिंकिंग, आपकी साइकोलॉजी किस तरह की इन्वेस्टिंग को फॉलो करती है। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, म्यूचुअल फंड सही है, जाइए म्यूचुअल फंड्स के साथ। हालांकि मेरा अपना कोई फंड डिस्ट्रीब्यूशन वो नहीं है और ना ही मुझे किसी फंड से कोई भी रेवेन्यू आता है या कोई कमीशन आती है, मेरा म्यूचुअल फंड से कोई लेना देना नहीं है। बट फिर भी मैं कहता हूँ कि एक आम इन्वेस्टर के लिए जो शुरुआत करना चाहते हैं और अभी समझने में टाइम है, इन्वेस्टमेंट्स फंड से शुरू कर दीजिए। समझते रहिएगा, बहुत टाइम है। फंड्स में भी कोई भी कंफ्यूजन है कि कौन से फंड में जाऊं, इंडेक्स से शुरू कर दीजिए। उसके बाद जब आप एक बार इन्वेस्ट करना शुरू करोगे, आप अपने अकाउंट को खोलोगे, देखोगे उसके अंदर यूनिट्स आती है, ग्रोथ आ रही है, और जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तब आपका दिमाग धीरे धीरे इन्वेस्टिंग की तरफ ओरिएंट होना शुरू हो जाएगा। आपको और 4 चीजें दिखाई देंगी, आप खुद ही इंटरेस्ट में और कुछ वीडियोस देखोगे, कुछ लिटरेचर पढ़ोगे, एंड यू विल स्टार्ट गेनिंग क्लैरिटी अबाउट दिस। धीरे धीरे सब कुछ अलाइन होता चला जाएगा। इस कोशिश में, इस जिद में बिल्कुल ना रहें कि आज ही सब कुछ मुझे सीख जाना है, आज ही अगले हफ्ते में सब कुछ समझ जाऊंगा। तो मतलब जो 30s और 40s में उनके लिए भी स्मॉल कैप फंड ठीक हो सकता है? बिल्कुल, स्मॉल कैप फंड्स या कोई भी फंड है, 5 से 7 साल कम से कम हमें किसी भी फंड को होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप 5 से 7 साल, और मैं कहूंगा कि थोड़ा सा और एक्सपेंड कर दें, अगर 10 साल तक आप किसी भी फंड को होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं, देन गो फॉर इट। और उसमें भी मैंने कहा ना कि आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। एक ही फंड पे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि स्मॉल कैप की जब हम बात करें तो स्मॉल कैप कोई एक फंड नहीं है। स्मॉल कैप तो पता नहीं कितने फंड होंगे। हर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, डिफरेंट बैंक्स होते हैं, इनके पता नहीं किस किस के स्मॉल कैप फंड्स होंगे। तो आप अलग अलग फंड्स बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस परचेज कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, SIP शुरू कर सकते हैं। और अगर स्मॉल कैप में भी कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप स्मॉल कैप इंडेक्स के फंड्स परचेज कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, सो समझ गए। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स आपने शेयर किए। सो इस वीडियो से मुझे पर्सनली क्या सीखने मिला, मुझे ये सीखने मिला, और आई थिंक ये हर किसी व्यूअर को ये समझना चाहिए, मुझे ये पर्सनली सीखने मिला कि आप जो भी काम कर रहे हो, आप उस पर फोकस करो, आप उसमें अच्छा करो, आप उसमें ग्रो करो, आप एक्टिव इनकम को अपने बढ़ाओ, अपने स्किल्स को डेवलप करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो, और उसमें स्केल करो जितना आप कर सकते हो। फिर आप ये भी समझो कि आपका जो एक्टिव इनकम है वो आपको एक पॉइंट तक ही सपोर्ट करेगा। फिर रिटायरमेंट की जब बारी आएगी, या आप बारी आएगी जब आपको अभी लाइफ को एंजॉय करना है, तब आपका जो पैसिव वेल्थ है वो काम में आएगा। वेल्थ क्रिएशन की जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है एज सून एज पॉसिबल। जब से आपकी जॉब लगी, जब से आपने नौकरी करना स्टार्ट किया, आपका एक्टिव इनकम जनरेट होना स्टार्ट हुआ। आपको एक परसेंटेज निकालना है, वो हो सकता है 20% है, 50% है, 30% है, जितना आप निकाल सकते हो उतना अच्छा, ताकि आप बेफिजूल के खर्चे कम करो और उसको इन्वेस्ट करते जाओ, और ग्रेजुअली वो चीज़ बढ़ते जाएगा। उसको होल्ड करके रखो। अगर आप 20 साल की उम्र से स्टार्ट कर रहे हो, बहुत अच्छा है। अब मे बी लाइक 40-45 तक आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। और ये हमें ध्यान में रखना है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है किसी से भी, राइट? सो दूसरी चीज़ मेरे को ये भी सीखने मिली कि जैसे आप दूसरों को देखकर आप उस इंडस्ट्री में मत कूद जाओ, ठीक है? आपको पैसिव वेल्थ बिल्कुल डेवलप करना है, बट आपको यह भी समझना है कि आपके लाइफ की सच्चाई क्या है, अपनी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है क्या, क्या क्या आप समझ पाते हो। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस भी है, और आपका इंटरेस्ट और आपको खुशी क्या दे रहा है। अगर आपके खून में आर्ट दौड़ रहा है तो आपको फाइनेंस के फील्ड में घुसने की जरूरत नहीं है, आपको पैसिव इन्वेस्टमेंट्स करने हैं। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो पैसिव होना चाहिए, उसमें आप एक्टिवली इन्वॉल्व मत हो। आप गुलदस्ते बनाने मत जाओ खुद से। आप मे बी लाइक आपने एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ले लिया, आपने इंडेक्स फंड ले लिया, आपका वेल्थ कंपाउंड हो रहा है, यू कैन फोकस ऑन योर लाइफ, राइट? यू डोंट हैव टू वरी। आपका फ्यूचर भी सिक्योर है और आपका प्रेजेंट भी सिक्योर है, मेंटल पीस है। और आपके स्किल की बहुत लोगों को जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? वो स्किल आगे बढ़ेगा। आप जितना फोकस करोगे, सी वेरेवर यू फोकस इट ग्रोज, जी, राइट? तो आप वहां पे फोकस करोगे, वो ग्रो करेगा। यहाँ पे आपने पैसे लगा दिए, यहाँ पे पूरी इंडस्ट्री है फोकस करने पे, आपके पैसे के यूज करने पे। बिल्कुल, देयर आर पीपल वर्किंग फॉर यू, एग्जैक्टली, लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, राइट? सो ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपनी सच्चाई समझिए और फिर आप अपने लाइफ को उस तरीके से डायरेक्ट करिए। बट हाँ, अगर आप वो 20% लोगों में से है जो कि फाइनेंस में कुछ करना चाहते हैं, तो उनके लिए
गुलदस्ते बनाने वाली अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेहतर है कि आप थोड़ा सा घुसिए, आप रिसर्च करिए, आप कंपनी में टॉप डाउन टू टॉप टू बॉटम एनालिसिस करिए और एक एक स्टॉक को पिक करके जो मल्टी बैगर्स है उसका गुलदस्ता बनाइए, और हो सकता है आपको 15% की जगह पे आपको 20-25% मिले, बट वो आपका एक्टिव काम हो गया फिर, राइट? तो ये आई थिंक सभी के लिए काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया है। एक और एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हुई कि कोई सीक्रेट्स नहीं है, जो भी है बेसिक स्ट्रैटेजीज है जो आई थिंक हमने जो पॉडकास्ट में डिस्कस किया वही है, बट इट्स प्योर पेशेंस, सबके सामने है वो चीज़, सबके सामने है। इट्स डायरेक्शन, एक सही डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आप जाओगे, आप गिरोगे, खड़े होके वापस चलना स्टार्ट करोगे, आप रास्ता भटकोगे नहीं, आप मंजिल तक पहुंच ही जाओगे। एक दो बार गिरने से कुछ नहीं होगा। और यहां पे ये गलत डायरेक्शन है, यहां पे अगर आप एक बार आपने स्प्रिंट भी मार लिया फिर भी आगे जाके आपको गिरना ही है, आगे खाइए, राइट? तो ये भी बहुत जरूरी है लोगों के लिए समझना। सर, आपका क्या फाइनल मैसेज होगा व्यूअर्स के लिए? गौरव सर, आपका ये वीडियो आज सभी व्यूअर्स के लिए, खासतौर से जो यंग व्यूअर्स हैं उनके लिए सबसे पहले तो इट्स अ वेकअप कॉल कि अगर अब तक समझ में नहीं आया तो आप समझ जाइए। कोई भी गलती करते आ रहे हैं, फाइनेंशियल मिस्टेक कोई करते आ रहे हैं तो रुक जाइए। दूसरी बात, नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं करने वाला। ये ज़रूर है कि सारी इंडस्ट्री आपके लिए काम कर रही है, फंड्स आपके लिए काम कर रहे हैं, बट स्टेप आप ही को लेना पड़ेगा। ये बीड़ा तो आप ही को उठाना पड़ेगा कि मुझे फाइनेंशियली डिसिप्लिन होना है। तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि सिवाय इन्वेस्टमेंट्स के जिस चीज़ में भी आप इन्वेस्ट करते हैं उसके अलावा कोई तरीका आपके पास नहीं है। आपको इन्वेस्ट तो करना ही करना पड़ेगा अगर आप बाकी मार्केट को और बाकी ग्रोथ को बीट करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं और अपने आप से भी आगे निकलना चाहते हैं। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने काम को, अपने बिजनेस को, जैसा आपने कहा, स्केल अप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी स्किल सेट है उसे आगे बढ़ाइए, जितनी तरक्की उसमें कर सकते हैं, जितनी इनकम वहाँ से जनरेट कर सकते हैं उससे करिए, क्योंकि वही पैसा आप इन्वेस्ट भी कर पाएंगे, वही पैसा अपने लाइफस्टाइल में आप खर्च भी कर पाएंगे। ओके, वंडरफुल। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच ग्रेट इनसाइट्स। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर टुडे। प्लेजर। जय हिंद।